एक मिडिल क्लास बच्चे की तरह जिसे उस समय खास करके इंजीनियरिंग मेडिकल के सिवा कुछ पता नहीं होता है, फिर वहाँ भी नियति को कुछ और मंजूर था, तो वो somehow वो बीच में ही मेरा टेन्योर खत्म हो गया क्योंकि एक नई सरकार आ गई। हमारा झारखंड सर 15 नवंबर 2016 हुआ। अब तक हमने 13 बार सीएम की शपथ यहाँ पे ले चुके, 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा सर। इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों हमारे यहाँ मल्टीपल पार्टीज है, नेशनल पार्टीज तो है, लेट्स से बीजेपी कांग्रेस तो है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनल प्लेयर है जेएमएम, फिर छोटी पार्टियां हैं, आजसू है, देखते हैं कि जेएमएम का स्ट्रॉन्ग होल्ड आदिवासी सीट्स है उसमें ज्यादा है, तो बीजेपी का जनरल रिजर्व सीट्स में ज्यादा है। देखिए दुनिया में जहाँ कहीं भी सबसे ज्यादा मिनरल्स है, सबसे ज्यादा गरीब वही देश होते हैं। सिर्फ मिनरल्स होने से कोई प्रदेश या कोई देश रिच नहीं हो पाता है, और हम बस मिनरल सप्लायर स्टेट बन के रह सकते हैं। लगा तो बिजनेसमैन को लगा कि हम सिर्फ झारखंड में क्यों जाकर इंडस्ट्री लगा, वहां पर लगाने का कोई हमें एडवांटेज नहीं है। जब मिनरल्स का सब कुछ उसके खनन से लेके फिर उसके साफ सफाई से लेके उसके ट्रांसपोर्टेशन से लेके उसके कॉस्ट से लेके हर कुछ अगर बहुत अच्छे से रेगुलेटेड नहीं है, तो फिर क्या होगा, हर प्रकार के लोग इसमें बीच में माफिया जो भी आप बोले अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण सप्लाई चेन में आएंगे, हर जगह पे अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेंगे, उसमें आपस में फ्रिक्शन होंगे, गैंग वॉर्स होंगे। क्या है लालू यादव का कार्यकाल तो जंगल राज क्या है। तो बिहार में मिलियंस में लोगों ने पलायन इस प्रकार से। लालू की बेटी की शादी थी 2002 में रोहिंग्या चले, और उस शादी के लिए एक ऐसा हुड़दंग मचाया गया पे जो नाभे का गांव था, उस गांव में जहां बिहार में एक तरफ 90% बिहार में बोलूंगा उस समय तक सड़कें नहीं पहुंची, उस समय रातों रात उस दूल्हे के गांव में सड़क पहुंच गई, बिजली पहुंच गई, टेलीफोन तार पहुंच गई। तो आप ऐसा टॉपर तो विरले ही देखेंगे कि एमबीबीएस टॉपर है, लेकिन फिर जिंदगी में मतलब क्या लगता है। ये भी है कि चाइना से हर सेंस में कंपनी हम नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है, बहुत सारी चीजें जो चाइना में हो इंडिया में नहीं है। बट अगर आप इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट बजट राज्य गवर्नमेंट का स्पेशली बजट होती है, खास उम्मीद नहीं। हाँ, मैं सहमत हूँ काफी आपकी बात से। इनफैक्ट एजुकेशन में बहुत ज्यादा काम होना चाहिए। तो जो एक फैमिली चला रहा है उसके पास प्रॉफिट का ज्यादा बड़ा हिस्सा जाएगा, जो मजदूर है उसके पास वही सैलरी रहेगी। सोसाइटी को मांगना पड़ेगा उन टीचर से, कहना पड़ेगा कि तुम हमारे पेरेंट टीचर्स मीटिंग बुलाओ, राइट, हमारे बच्चे पे हमें फीडबैक दो, या सरकारी नौकरियां भी अवेलेबल हो और प्राइवेट जॉब्स भी अवेलेबल। इन दिनों देश में मुफ्त की रेवड़ी का बहुत ज्यादा कल्चर चल गया है सर। मानो नमस्कार, जोहार। आज हमारे पॉडकास्ट का आज पहला दिन है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक पॉलिटिशियंस, एक एंटरप्रेन्योर्स, एक ऑथर्स जिनकी बुक के इन दिनों खूब चर्चाएं हो रही है, मृत्युंजय शर्मा जी। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेशकीमती वक्त निकाला हमारे चैनल के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए। सर सबसे पहले आप ये बताइए कि सर मृत्युंजय शर्मा का जीवन कैसा रहा, जीवन की शुरुआत कैसे हुई और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे सर, आपका बचपना कैसा रहा। जी, मेरा जन्म यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कोल इंडिया का टाउनशिप है, राजरप्पा बोल के, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी है छिन्नमस्तिका का, वहाँ पे जन्म हुआ और वहीं पे बचपन बीता। पिताजी सीसीएल में थे, तो उसी छोटे से टाउनशिप में हमारा पूरा बचपन गुजरा। वहीं एक डीएवी की स्कूल हुआ करती है और उसी डीएवी में पढ़ाई लिखाई हुई, और फिर 10वीं में अच्छे मार्क्स आए तो बोकारो में डीपीएस बहुत फेमस उस समय स्कूल हुआ करता था, अभी भी हुआ करता है, तो वहाँ पढ़ने चले गए। वहाँ गए तो पहली बार घर से बाहर निकले, बहुत सारा एक्सपोजर मिला, ना सिर्फ राज्य के अलग अलग जिलों से बल्कि अलग अलग राज्यों से बहुत सारे बच्चे आए, तो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर था। फिर वहाँ से बाहर निकले तो एक मिडिल क्लास बच्चे की तरह जिसे उस समय खास करके इंजीनियरिंग मेडिकल के सिवा कुछ पता नहीं होता है, तो इंजीनियरिंग की तैयारी की, फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया बीआईटी मिश्रा में। बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग कंप्लीट की अपनी इलेक्ट्रिकल में, और फिर एक मिडिल क्लास बच्चे की तरह जिसे जनरली उस समय इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करना होता था, बिल्कुल एक शौक होता है, तो वो फिर मैंने एमबीए किया एक्सएलआरआई जमशेदपुर से, जो भी एक बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस कॉलेज है। तो बहुत ही यूजुअल लाइफ रही, मतलब एक आप बोल सकते हैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह, जहाँ जहाँ जितना अच्छा कर सकता था करने की कोशिश की। और एक सलाराई में भी फिर डे जीरो पे जो प्लेसमेंट्स कंपनीज आती हैं उसमें से एशियन पेंट्स एक कंपनी हुआ करती है, और एशियन पेंट्स में फिर जॉब लगा। बॉम्बे में गया, दिल्ली में गया, फिर वहाँ पे कई वर्षों तक काम किया। क्या पोस्ट था सर? तो मैं एचआर लीड करता था उनके एक बिजनेस यूनिट का, तो ह्यूमन रिसोर्सेज देखता था, और 5 वर्षों तक करीब करीब काम किया वहाँ पे, और तब जाके लगा कि अब ये वो चीज़ नहीं है जो मैं जिंदगी भर शायद करना चाहूँगा, क्योंकि वैसे तो हर तरह की चीज़ें थी, आराम था, सब कुछ था,
लेकिन जो आप एक बोलते हैं संतुष्टि होती है, जो काम करके आपको लगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत सिग्निफिकेंट है और उसको करके आपको अच्छा लगे, वो शायद नहीं लग रहा था। तो फिर 5 वर्षों के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, और उनके साथ काम करने का अवसर मिला। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया, वहाँ गया, वहाँ 1 वर्ष काम किया। फिर वहाँ भी नियति को कुछ और मंजूर था, तो वो समहाउ वो बीच में ही मेरा टेन्योर खत्म हो गया, क्योंकि एक नई सरकार आ गई कांग्रेस की, और उन्हें जब भी सरकारें बदलती हैं तो अक्सर जो पुरानी सरकार के नियुक्त लोग होते हैं वो जनरली पसंद नहीं आते हैं पिछली सरकार को। तो फिर हमारी जो टेन्योर थी खत्म कर दी गई 1 वर्ष के बाद ही, और तब मुझे लगा कि मुझे एक बहुत ही बड़ा, बोल सकते हैं, करियर का संकट आया कि क्या करना है आगे, कि वापस कॉरपोरेट में जाऊं या फिर क्या करूं। अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता है, जब जॉब छोड़ते हैं फिर आप दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे भी अगर आप नहीं होता जनता है, फिर छूट जाता है, तो फिर लगता है कि वापस जाएं या फिर कोई और नई जर्नी शुरुआत। और यही धर्म संकट हमारे साथ भी था कि क्या करना है। लेकिन फिर 2-3 महीने बहुत विचार किया, और विचार करने के बाद ये लगा कि वापस कॉरपोरेट में जाएंगे तो फिर से खुश नहीं रह पाएंगे। और हमने ये भी देखा कि ब्यूरोक्रेसी को बहुत क्लोजली हमने ऑब्जर्व किया था, पॉलिटिक्स को थोड़ा नज़दीक से देखा था। तो हमें लगा आगे हमें इसी फील्ड में और बढ़ना चाहिए और उसके अंदर जाना चाहिए, और जो भी शायद कमियां मैंने देखी हो 1 साल में, चीज़ें देखी हो 1 साल में, शायद उस पर लॉन्ग टर्म में काम करना चाहिए। तो वहीं से शुरुआत हुई पॉलिटिकल जर्नी की। वापस रांची आया, बीजेपी के लिए काम करना स्टार्ट किया, उनके इलेक्शंस के लिए, 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना दिया गया। फिर टीम में जगह दे दी गई और विभिन्न प्रभार मिले। पहले सोशल मीडिया का प्रभार मिला, फिर प्रदेश में चुनाव प्रबंधन को देखने का प्रभार मिला, और वहीं से जर्नी की शुरुआत हुई। सर, आप भी झारखंड से आते हैं और मैं भी झारखंड से आता हूँ, थोड़ी झारखंड के बारे में भी चर्चा कर ली जाए। हमारा झारखंड सर 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ और अब तक हमने 13 बार सीएम की शपथ यहाँ पे ले चुके, 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। सर, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों सर, क्या कारण है इसका? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण मेरे ख्याल से थोड़ा सा कई पार्टीज हैं, एक छोटा सा स्टेट है, और छोटा स्टेट होने के बावजूद आप देखेंगे कि बहुत डिफरेंस है कल्चरली। बहुत सारे जो अपने 5 प्रमंडल बोलते हैं उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत यूनिफॉर्मिटी आप नहीं देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक संथाल परगना और आप पलामू देख लें तो एकदम डिस्टेंस में भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, और आप कल्चर में भी देखेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पलामू में थोड़ा सा बिहारी कल्चर, जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा दोनों में, है ना। तो विद इन द स्टेट ऑल्सो बहुत डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी के कारण क्या होता है, कई सारे व्यू पॉइंट्स होते हैं, कई सारे थॉट प्रोसेसेस होते हैं। अब उसके कारण क्या है, हमारे यहाँ मल्टीपल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज तो हैं, लेट्स से बीजेपी कांग्रेस तो है ही, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनल प्लेयर है जेएमएम है, फिर छोटी पार्टियां हैं, आजसू है और ये पार्टियां हैं। तो इस कारण से हमेशा जो आप देखते हैं कि कोई भी एक पार्टी फुल मेजोरिटी में नहीं आ पाती है, क्योंकि सारे रीजन्स में उनका तो अब, और ये हम लोग इलेक्टोरली देखते हैं कि जेएमएम का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो आदिवासी सीट्स है उसमें ज्यादा है, तो बीजेपी का जनरल अनरिजर्व सीट्स में ज्यादा है। तो इस प्रकार से मेजोरिटी एक पार्टी नहीं ला पाती है, और शायद वही सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है इंस्टेबिलिटी। सर, एक बार झारखंड इस समय पूरे दुनिया में रिचेस्ट मिनरल जोन है, इसके बावजूद भी झारखंड इतना गरीब क्यों है सर? तो आप देखेंगे दुनिया में जहां कहीं भी सबसे ज्यादा मिनरल है, सबसे ज्यादा गरीब वही देश होते हैं या प्रदेश होते हैं। इसको रिसोर्स कर्ज बोलते हैं, और ये विडंबना ही होती है। जैसे आपने कॉमन कहावतें सुनी होंगी, दीपक तले अंधेरा। तो सिर्फ मिनरल्स होने से कोई प्रदेश या कोई देश रिच नहीं हो पाता है, जब तक आप उस मिनरल्स का उपयोग किसी और चीज में ना कर पाए। तो कोयला का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। कोयला का वैल्यू तभी आएगा जब उससे एक ब्लास्ट फर्नेस चलेगा, कोई फैक्ट्री चलेगी, कोई पावर प्लांट चलेगा। सिमिलरली आयरन ओर जो हम निकालते हैं, आयरन ओर का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो स्टील ना बने, और स्टील से फिर वो लेट्स से या कार नहीं बने या कुछ और चीज ना बने। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो मिनरल्स है उस मिनरल्स का कितना प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो वैल्यू एडिशन जहां होगा वहां पे संपन्नता आएगी। लेकिन हमारे झारखंड में ज्यादातर क्या होता है कि सिर्फ मिनरल्स निकलते हैं और यहां से मिनरल्स उठ के
कहीं और देश के कोने में चले जाते हैं और वहां उसका वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग होता है और हेंस वो जगह संपन्न हो जाती है और हम बस मिनरल सप्लायर स्टेट बन के रह जाते हैं। और इस कारण से इतना मिनरल्स बार बार हम सोचते हैं कि है, फिर भी क्यों नहीं रही से। तो आपने एक किसी पॉडकास्ट में कहा था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के बारे में, क्या है सर? फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो नेहरू जी की फर्स्ट गवर्नमेंट वो लेके आए और उस समय उनका सोच था, आप देखेंगे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसको हेवी इंडस्ट्री लेड डेवलपमेंट का प्लान बोला गया। तो कहा गया कि चूंकि भारत में उसमें इंडस्ट्रीज नहीं थी तो कहा गया कि देश में हर जगह पे हेवी इंडस्ट्रीज लगे और हेवी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए उनका कहा कि आप देश में हर जगह सेम प्राइस पर उपलब्ध, ताकि कोई भी कहीं फैक्ट्री लगाना चाहे तो उसको डिसएडवांटेज ना मिले। तो उन्होंने कहा कि मिनरल्स कहीं भी हो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो सरकार सब्सिडाइज करेगी। तो यहाँ से कोयला निकलेगा तो मान लीजिए यहाँ पे कोयला अगर 100 रुपए बोरी है, मैं बहुत क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपए बोरी तो तमिलनाडु में भी 100 रुपए बोरी ही मिलेगा। जो यहाँ से तमिलनाडु ले जाने का कॉस्ट है वो सरकार सब्सिडाइज कर देगी। सेम आयरन ओर के साथ है, सेम बॉक्साइट के साथ है, सारे मिनरल्स के साथ। ये अभी भी चल रहा है? 93 में जाके स्क्रैप हुआ। तो अब जब ये होने लगा तो बिजनेसमैन को लगा कि हम फिर अब झारखंड में क्यों जाकर इंडस्ट्री लगाए, वहां पे लगाने का कोई हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। तो हमें जब तमिलनाडु में वही 100 रुपए में मिल जा रहा है तो हम वही लगाते हैं। तो तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज भी थे, डेवलप्ड पोर्ट्स थे इनके पास, एक्सपोर्ट्स आसान होते हैं, तो इन रीजन्स में ज्यादा इंडस्ट्रीज लगने लगे। और एक बार जहां इंडस्ट्री लगने लगती है तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, उसके आसपास और इंडस्ट्रीज लगने लगते हैं। तो वही जो एरियाज हैं आप देखेंगे, चेन्नई आप देखेंगे, आप कोस्टल महाराष्ट्र देखेंगे, कोस्टल गुजरात देखेंगे, सूरत देखेंगे, ये एरियाज आप देखेंगे लगातार इंडस्ट्रीज बढ़ते गए और 93 तक जब तक ये पॉलिसी स्क्रैप की गई तब तक ये इंडस्ट्रियली बहुत एडवांस्ड हो चुके थे स्टेट्स और हम बहुत पीछे जा चुके थे। उसके बाद वो एडवांटेज नहीं भी है फिर भी अदर एडेड एडवांटेजेस इतने ज्यादा हो गए हैं वहां पे इंडस्ट्री लगाने के कि अब कोई भी नया बिजनेसमैन आएगा तो इंडस्ट्री वहां छोड़ के यहाँ नहीं लगाने को आएगा। जब ये पॉलिसी सब बदला सर तो 1993 में आपने कहा, उसके बावजूद भी झारखंड में बहुत कम इंडस्ट्री है सर। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप 93 में पॉलिसी आपने बदल दी तो ठीक है, मिनरल का प्राइस थोड़ा सा वहां ज्यादा हो गया, लेकिन अभी वहां 10 और एडवांटेजेस है। कैसे एडवांटेजेस है? जैसे मान लीजिए मानेसर में मारुति का प्लांट है ना, तो उसके जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज होते हैं, जो छोटे छोटे उसके पार्ट्स बनते हैं मारुति के व्हीकल्स, वो उसके आसपास ही लगेंगे, वो उससे 500 कहीं एस्टैब्लिश है। करेक्ट। दूसरी चीज, उस जोन में ऑलरेडी 10,000 स्किल्ड एम्प्लॉइज है, मैन पावर है ना, तो वहां के लोग वहीं आसपास ही फैक्ट्रीज में मूव करना चाहेंगे, सब कुछ छोड़ के वो एक यहाँ पे आके मूव नहीं करेगा। उसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। लेट्स से एक फैक्ट्री लगाने के आप सिंपल देखेंगे, जहां इंडस्ट्रियल जोन्स है, अब देखेंगे वहां फैक्ट्री लगाने की पूरी ना टीम्स खड़ी होंगी, उनको बोलेंगे कि शेड लगा के एक फैक्ट्री बना दो, 2 दिन में वो एक छोटा सा शेड का फैक्ट्री बना देंगे, क्योंकि वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। तो जहां इकोसिस्टम डेवलप हो गया, सब कुछ इतना स्ट्रीमलाइंड है, एक्सपोर्ट्स है, पोर्ट है, स्किल्ड मैन पावर है, तो अब मिनरल का 5 रुपए 10 रुपए का प्राइस से बहुत ज्यादा फर्क उनको नहीं पड़ता। अब इतनी चीजें हैं ज्यादा वहां पे कि वो कोई भी इंडस्ट्रीज लगेगा तो वहां लगाना ज्यादा आसान। बिल्कुल। सर यहाँ पे जैसे इंडस्ट्री की हमने बात की, तो इसका फ्रेट इक्वलाइजेशन को हम मान सकते हैं कि इसके वजह से शायद झारखंड में इंडस्ट्रियल उतना ज्यादा नहीं लगा। बहुत ज्यादा। एक चीज सर कहा जाता है कि सर झारखंड जब से अलग हुआ है काफी लंबे समय से इसकी लड़ाई की गई थी। जब हमारा देश आजाद हुआ तब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हुआ और झारखंड की भी काफी लंबे समय से मांग थी कि झारखंड अलग हो, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा थे ताकि यहाँ के लोगों को इसका फायदा हो। लेकिन वो आज भी बिल्कुल वही जो पहली दशा थी वो आज भी वही दशा है सर। झारखंड अलग होने का कारण मिनरल्स मेन नहीं था, मेन था कि झारखंड कल्चरली थोड़ा डिफरेंट है, तो मांग थी कि कल्चरली हम लोग किसी और जगह से, बिहार से, बंगाल से मैच एग्जैक्टली नहीं करते हैं, तो इसकी अपनी पहचान है, तो ये राज्य और यहाँ के लोगों का अलग राज्य होना चाहिए। अब देखेंगे झारखंड की जो मांग है 1912 में बंगाल से कट के बिहार बना, राइट, और जब से बिहार बना करीब उसी टाइम से झारखंड की मांग है किसी न किसी जयपाल सिंह मुंडा ने शुरू किया। थोड़ा सा प्रबल होना शुरू हुई आजादी के बाद ये मांग, पहले भी मांग लेकिन थी किसी न किसी प्रकार से। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी थी जिसको रिपोर्ट देनी थी कि स्टेट्स को हम लोग कैसे फिर से रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं या कहाँ नए स्टेट्स बनाने। तो उसमें इन लोगों ने मेमोरेंडम दिया था
और बताया था कि झारखंड एक कल्चरली बहुत डिफरेंट स्टेट है, तो इसको अलग होना चाहिए। लेकिन जो उसके क्राइटेरियन थे स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के, उसमें बहुत फिट नहीं बैठा झारखंड। उनके क्राइटेरियन दिए थे, जैसे कि एक था कि कोई एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज होना चाहिए। देखेंगे आप ज्यादातर स्टेट्स जो इंडिया में है उसका कोई एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज है ना। जैसे महाराष्ट्र में मराठी आप देखेंगे, गुजरात में गुजराती देखेंगे, कर्नाटका में कन्नड़ देखेंगे। झारखंड में एक लैंग्वेज नहीं। तो एक ये था। दूसरा था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था कि यहाँ पे आदिवासी बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने कहा कि नहीं, सिर्फ 26-30% है, तो मेजोरिटी में नहीं है, तो उसको भी उन्होंने नहीं माना। फिर तीसरा था कि जो ये इकोनॉमिक एक रीजन दिया जाता है, अगर झारखंड को पूरी तरह से अलग कर देंगे तो बिहार का जो पूरा इंडस्ट्रियल जोन है, इकोनॉमिक जोन है, वही खत्म हो जाएगा, तो दूसरा पार्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इन कारण से उसको रिजेक्ट किया गया। लेकिन फिर मांग स्ट्रांग होती गई, और हम सभी को पता है 70, 80, 90 के दशक में और 2000 में फिर जब ये स्टेट बना, तो मंशा यही थी कि एक इम्पॉर्टेंट ये तो एक तो कल्चरल सिग्निफिकेंस हो, अपनी पहचान हो वहां की, और दूसरा जो एक शायद अटेंशन नहीं मिल पाता है एक बड़े राज्य का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होने का, और एक है जब आप एक राज्य पूरा ही बन गया तो आपको एक अटेंशन मिलेगा, तो उस अटेंशन मिलने से थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, नई चीजें आएंगी। वो शायद अभी तक हम लोग इंतजार ही। सर झरिया के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? कोल कैपिटल है सर, वहाँ पे अभी काफी वर्षों से आग लगी पड़ी है, वहाँ के लोगों की जिंदगी मानो पताल लोग जैसा हो गया है सर। आप उसी क्षेत्र से आते हैं। बिल्कुल। कोल, जैसे मैंने कहा, मिनरल्स ना अपने आप में बहुत बेनिफिशियल चीज भी है, और उसका एक कर्स भी है कि जहां मिनरल्स होंगे आप देखेंगे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, क्राइम्स, गरीबी भी आप उसी जोन में देखेंगे। क्योंकि झरिया के बारे में इसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर एक वेब सीरीज भी आई थी, और ये काफी हिट भी रही, और अब अभी भी कहा जाता है कि वहाँ पे माफिया चलती। तो एग्जैक्टली, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहां मिनरल्स है, मिनरल्स को आप अगर ढंग से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, अगर मिनरल्स का सब कुछ उसके खनन से लेके फिर उसकी साफ सफाई से लेके, उसके ट्रांसपोर्टेशन से लेके, उसके कॉस्ट से लेके, हर कुछ अगर बहुत अच्छे से रेगुलेटेड नहीं है, तो फिर क्या होगा, हर प्रकार के लोग इसमें बीच में, माफिया है जो भी आप बोले, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण सप्लाई चेन में आएंगे, हर जगह पे अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेंगे, उसमें आपस में फ्रिक्शन होंगे, गैंग वॉर्स होंगे, होगा ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक मिनरल रिच प्लेस के लिए कि मिनरल्स को कैसे यूज कर पा रहे हैं, है ना, मिनरल्स को किस प्रकार से कितना एफिशिएंटली कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, कितना उसमें करप्शन का एवेन्यूज कम कर पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे यहाँ आप देखेंगे धनबाद में सबसे ज्यादा कोल है, और सबसे ज्यादा आप देखेंगे, अगर एक जनरली आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको क्राइम के न्यूज भी वहीं से आएंगे। बिल्कुल। एक किसी ने हमें कमेंट करके, जब आपने ये हम पोस्ट डाला था कम्युनिटी पे कि कोई सवाल हो तो पूछिए आप हमें, तो एक धनबाद से हैं, वो पूछते हैं कि यहाँ पे इन दिनों जो चल रही है, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, उन लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे साथ जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया काम करने के लिए, जब ये जॉब दी जाती है, तो जब किसी भी तरीके की कोई घटना होती तो ना तो बीसीसीएल खनन कर रही है और वो प्राइवेट प्लेयर को दे दी है, तो ना तो बीसीसीएल जिम्मेदार होता है और ना ही प्राइवेट प्लेयर जिम्मेदार होता है। इसका ये बहुत रियल प्रॉब्लम है। हाँ। और पहले तो जैसे आपने कहा कि बीसीसीएल या जो सीसीएल होती थी, सारे एम्प्लॉयज भी उसी के होते थे, सब कुछ उसी का होता था, धीरे धीरे वो चीजें प्राइवेटाइज होती गई। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और यही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेप इन करने की बहुत जरूरत होती है। कुछ बेसिक जो फैसिलिटीज होती है ना, बेसिक राइट्स होते हैं हम सबके, जैसे एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, मिनिमम वेजेस की बात करते हैं, तो इन चीजों में गवर्नमेंट को स्टेप करना बहुत जरूरी होता है। अगर गवर्नमेंट इस चीज को रेगुलेट नहीं कर पाएगी तो प्राइवेट प्लेयर्स वो तो चाहेंगे कि हम एक्सप्लॉइट करें, वो तो चाहेंगे कि हम 200 रुपए में काम करा लें दिन भर में, उनका अगर बस चले तो वो करेंगे। एंड हेंस गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस प्रेस्क्राइब करती है, लेकिन गवर्नमेंट को फिर ये भी देखना पड़ेगा कि हमने बोल तो दिया कि 400 रुपए मिनिमम वेजेस है, लेकिन एक्चुअली में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो गवर्नमेंट का इन्फोर्स करना काम हम कह सकते हैं कि ये इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी मिनिमम वेजेस एक्ट किसका लॉ है? गवर्नमेंट का। जो ईएसआईसी पीएफ की हम बात करते हैं, किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट के अंदर। तो गवर्नमेंट ने ये लॉज बनाए हुए हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन की उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो एक जो लेबर कमिश्नर होता है, जो लेबर की पूरी टीम होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उसका काम ही यही होता है, ये देखना
कि जो लेबर रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, माइंस में। तो अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो नॉन कंप्लायंस होता है, फाइन्स होते हैं, उसके लिए सजाएं होती हैं। अगर वो हम इन्फोर्स नहीं करवाएंगे ढंग से तो प्राइवेट प्लेयर्स, किसी भी इकोनॉमी में आप देखिए, आप ये नहीं बोल सकते कि सब लोग जहां एवेन्यूज होंगे करप्शन, या करप्शन होगा। आप मोरली नहीं बोल सकते कि नहीं करप्शन नहीं होना चाहिए इसलिए सब करप्शन करना छोड़ देंगे। आपको एवेन्यूज बंद करने पड़ेंगे करप्शन। तो इसमें भी वही था, आप कंप्लायंस इतना ज्यादा स्ट्रांग कर दें कि कोई मिनिमम वेजेस से कम पैसे नहीं दे, और उसे डर हो कि अगर दूंगा तो मुझे फाइन्स होंगे या दिक्कत होगी। सर, आपका एक बुक है ब्रोकन प्रोमिसेस, काफ़ी चर्चा में है और इस समय अमेजन का बेस्ट सेलर बुक भी है सर, जिसका टाइटल है ब्रोकन प्रोमिसेस, कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स बिहार। क्या है सर इस बुक में? ब्रोकन प्रोमिसेस जो पुस्तक है ये मुख्यतः देखेंगे तो 1990 से 2005 तक के बिहार की कहानी है। जिस समय लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और ये जो 15 वर्ष थे जिसमें झारखंड भी 10 वर्ष साथ में ही था, तो आप देखेंगे कि ये 15 वर्ष एक तरह से सबसे ज्यादा भारत के किसी भी स्टेट के किसी भी कोने का सबसे भयावह जो एडमिनिस्ट्रेशन शायद होगा, ये 15 वर्ष होंगे हर प्रकार से। इनफैक्ट लॉ एंड ऑर्डर से, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो बोलते हैं, इकोनॉमी के मार्ग करने से, एजुकेशन का देखेंगे, हेल्थ का देखेंगे, क्राइम्स देखेंगे, गैंग वॉर्स देखेंगे, कास्ट वॉर्स देखेंगे, तो हर तरीके से। तो एंड हेंस इसको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी था, लिखना बहुत जरूरी था, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ पाए, पीढ़ी को पता चल पाए कि हुआ क्या। बहुत सारे लोग तो विश्वास ही नहीं करते जब वो किताब पढ़ते कि ऐसा हो सकता है ना? क्योंकि हमने भी बुक का जब रिव्यू देख रहा था, कमेंट्स देख रहा था, तो कई लोग बोल रहे थे कि क्या वाकई में ऐसा बिहार में हुआ है। जो लोग पढ़ते हैं तो बताते हैं कि जैसे आपने भी डिकोड किया है लालू यादव का कार्यकाल को, जंगल राज। क्या है जंगल राज? ये था कि आप उसमें देखिए, स्टेट एक तरह से वर्चुअली एब्सेंट था, है ना। स्टेट जब हम बोलते हैं तो स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। स्टेट का बेसिक रोल होता है जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। स्टेट का बेसिक रोल होता है कि स्कूल्स हो, वहाँ पढ़ाई हो रही हो, हेल्थ सेंटर्स हो, है ना। स्टेट का बेसिक रोल्स होता है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं वो फंक्शनल हो, उनको सैलरी मिल जाए। स्टेट का बेसिक रोल हो, तो छोटी छोटी चीजों में आप देखेंगे, जितने ऑफिसेज है, जितने फंक्शंस है, स्टेट के सब काम कर रही हो। आप देखेंगे उस जंगल राज में कोई भी एक स्टेट का फंक्शन ले लें, वो अपने सबसे निम्न स्तर पर होगी, है ना। आप कोई भी डेटा उठा लेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ का आप डेटा उठाएंगे तो उस एरा में 1% के आसपास से जीडीपी ग्रोथ, जबकि हमारा लिबरलाइजेशन का एरा था और पूरा देश इतने तेजी से ग्रो कर रहा था, हम इतने अच्छे फ्यूचर की ओर देख रहे थे, और बिहार था जो एकदम हम 1990 में ऑलरेडी पिछड़ चुके थे। हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो देश के पर कैपिटा इनकम के आधी आ चुकी थी, है ना। और 2005 तक वो जाके 1/3 होगी, आधे से भी 1/3 पे आ गई। तो इसीलिए हम एक तो ऑलरेडी इतने पीछे थे, और वो 15 वर्ष इतने ज्यादा बर्बर मेरे ख्याल से रहे कि उसके बाद आज जब भी कहीं भी आप जाते हैं, और झारखंड तो अलग हो गया, लेकिन बिहार का एक ऐसा इमेज बन गया पूरे देश में कि आप कहीं भी जाते हैं तो बिहार से गए हुए लोगों को ऐसी टिप्पणियों को झेलना पड़ता है। जैसे एक बहुत ज्यादा फेमस कोटा है, ये ना हमारा बिहार में ठोक देंगे, ये है। और अब देखेंगे मजदूर जो यहाँ से निकल कर जाते हैं उनके साथ कितना ही ट्रीटमेंट होता है। तो एक तरह से उस स्टेट को खोखला बनाने का काम किया इस 15 वर्ष की सरकार ने। कहा आपने इस बुक में कहा है कि 2005 से पहले तक जम्मू कश्मीर जैसा हालात था बिहार का। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जितना जम्मू कश्मीर में जितना भयावह एट्रोसिटीज हुए और उसको जितना मीडिया अटेंशन मिलना भी चाहिए, बिहार में उससे कोई कम एट्रोसिटीज नहीं हुए। आप देखेंगे अगर तो बिहार में मिलियंस में लोगों ने पलायन किए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि लॉ एंड ऑर्डर इतनी बुरी थी। मधु और सुभाष यादव, राबड़ी देवी के अपने भाई, सगे भाई दोनों, और लालू जी के साले साहब। और बुक में आप देखेंगे मैंने एक छोटा सा सेक्शन दिया है, उसका नाम है साले साहब की सरकार। उन्हें S2 कहा जाता था, साधु और सुभाष यादव को। और उसका कहने का कारण ये था क्योंकि जब लालू जेल गए 1998 में और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, तो जो वर्चुअली सरकार थी बाहर में वो ये दोनों चलाते थे। और
उस समय आतंक ऐसा था कि अगर साधु यादव जीप लेकर निकल जाए पटना की सड़कों पे तो दुकान वाले अपने शटर गिरा देते थे, है ना। और इतने भयावह उनके कारनामे, कोई भी ऐसा कारनामा आप सोच नहीं सकते हैं जो शायद उन्होंने ना किया हो। और उसमें ही मैंने कुछ बहुत सटीक ऐसे कारनामों का जिक्र किया है जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस हैं, जो सबसे देश के प्रतिष्ठित मैगजीन्स ने, न्यूज़पेपर्स ने छापा, जो डॉक्यूमेंटेड है। उनमें आता है कि एक तो जो आज जिस जो आपने उनकी बेटी की शादी की बात की, तो लालू की बेटी की शादी में जिस प्रकार से लालू की बेटी की शादी थी 2002 में रोहिणी आचार्य की, और उस शादी के लिए एक ऐसा हुड़दंग मचाया गया पूरे पटना में, लगा कि कोई विश्वास नहीं कर सकता। अब ये कहानियां सुनो तो विश्वास ही नहीं करता है। चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी है तो उन्होंने पूरा एक ऐसा इतना बड़ा पंडाल बनाया जो ताजमहल पैलेस होटल है बॉम्बे में, उसका रेप्लिका था। और फिर उस पंडाल में रखने के लिए सोफा सेट्स लाए गए, सोफा सेट्स के लिए फर्नीचर शोरूम्स को खुलवाया गया, उनके सारे सोफा सेट्स उठा लिए गए वहां से। पैसे देकर किया फिर पैसे देना, साधु यादव और सुभाष यादव पैसे थोड़ी देते आतंक था ना। तो उन्होंने फर्नीचर सोफा सेट्स उठा लिए। फिर बारातियों को लाने ले जाने के लिए गाड़ियों के शोरूम गए, मारुति के शोरूम गए, उनकी गाड़ियां उठा ली वहां से। उन गाड़ियों में जो पेट्रोल भरवाया पेट्रोल पंप से, उसके तक पैसे नहीं दिए, है ना। जो वहां पे जो दूल्हे का गांव था, उस गांव में, जहां बिहार में एक तरफ 90% बिहार में मैं बोलूंगा उस समय तक सड़कें नहीं पहुंची थी, उस समय रातों रात उस दूल्हे के गांव में सड़क पहुंच गई, बिजली पहुंच गई, टेलीफोन की तार पहुंच गई। बिल्कुल अद्भुत सा लग रहा है, अद्भुत सा, हाँ, है ना। और सिर्फ वहां तक बिजली पहुंचाने में करीब 25 लाख रुपए का लॉस आया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। जो पूरे शादी का आयोजन था उसके लिए सिक्योरिटी के लिए एसटीएफ कमांडोज डिप्यूट किए गए, 300 एसटीएफ कमांडो थे जो सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए थे। करीब 10,000 कार्ड छपे गेस्ट को बुलाने के लिए, और इन कार्ड्स को बांटने की जिम्मेदारी उस समय के डीएम और एसपी जितने थे डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको दी गई। और सिर्फ अगर पूरे इस हुड़दंग में बच पाए तो फूल वाले थे, क्योंकि फूल मंगाए गए आपके सिंगापुर से और थाईलैंड से। तो एक प्रकार से जो शादी थी वो, और आज भी हर किसी को जब भी कोई याद करता है तो सब भी कहता है कि और उसमें वो मुख्यमंत्री थी, तो सोचिए मुख्यमंत्री की बेटी की शादी में अगर प्रदेश की राजधानी में ऐसा हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर का तो मतलब आप एल भी नहीं बोलिए फिर उसको। बिल्कुल ये हादसे सा लगता है ये कहानी, बट ये रियलिटी है ना। आपने एक चीज का और जिक्र किया है, उनकी लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव और मीसा भारती, डॉक्टर का किस्सा आपने जिक्र किया था, क्या है? मीसा भारती अभी सांसद भी अब तो बन गई है, अब तो माननीय है, तो लेकिन मीसा भारती के डॉक्टर का जो असली, और इसे कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता है, फैक्ट है कि मीसा भारती ने कोई एग्जाम क्रैक करके कहीं एडमिशन नहीं लिया। अगर डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम आपको नीट, उस समय कंबाइंड एग्जाम्स होते थे, अलग अलग कॉलेजेस के एग्जाम्स होते थे, एआईपीएमटी होता था। तो कोई उन्होंने एग्जाम क्रैक नहीं करा, उनका जो एडमिशन हुआ वो टाटा में मेडिकल कॉलेज है, वहां पे कराया गया। वो टिस्को कोटा में, टिस्को कोटा होता था जो टाटा स्टील के एम्प्लॉयज होते थे उनके बच्चों के लिए कोटा होता था। तो एकीकृत बिहार झारखंड था, तो जमशेदपुर में टाटा थी, तो वहां पे लालू यादव को कोई टाटा के एम्प्लॉय थे नहीं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, तो कौन सी बड़ी चीज थी उन लोगों के लिए। तो उन लोगों ने वहां पे उनका एडमिशन कराया टिस्को कोटा में। फिर वहां से 1 साल के बाद उसको शिफ्ट करा दिया पीएमसीएच, ये कह के कि यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स है इनको। बिहार में लालू की बेटी को कैसे सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है जिसने पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई है। तो फिर भी उन्हें पीएमसीएच शिफ्ट कराया गया। फिर पीएमसीएच में उन्होंने अपनी पूरी एमबीबीएस कंप्लीट करी। उन्होंने टॉप किया एमबीबीएस में। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा हास्यास्पद तो ये है कि यार थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना, सेकंड थर्ड कम से कम कर देते, लेकिन अति उत्साह में उसे टॉप भी करा दिया गया। और वो पढ़ करके टॉप की या फिर ये, अब ये तो सब समझ सकते हैं, तो मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं है। अब वो टॉप कर गई, और टॉप करने के बाद जिंदगी में एक भी दिन उन्होंने आला नहीं उठाया। तो आप ऐसा टॉपर तो विरले ही देखेंगे कि एमबीबीएस टॉपर है, लेकिन फिर जिंदगी में उन्होंने कभी आला तक ना उठाया। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल लगता है कि सोच करके ही हास्यास्पद लगता है ये कहानी। अब थोड़ी हम अपने देश के ऊपर चर्चा करते हैं सर, क्योंकि देश में भारत इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। करीब हम चाइना से भी आगे निकल चुके जनसंख्या के मामले में, और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, और करीब $3.9 ट्रिलियन हमारे देश की जीडीपी है। बट इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है
वो बहुत कम है सर, लगभग 1,84,000 के आसपास अगर हम एवरेज देखते हैं। अगर इससे भी नीचे अगर हम जाते हैं टॉप 1% की, जो एवरेज सालाना इनकम है वो करीब 53 लाख रुपया है। जबकि अगर आप टॉप 40% जो मिडिल क्लास की कैटेगरीज में आते हैं, उनकी जो इनकम है वो मात्र 1,65,000 रुपये है। जबकि आधी आबादी यानी 50% पॉपुलेशन देश की, उसका जो इनकम है प्रत्येक सालाना वो 71,163 रुपये, यानी दिन के 200 रुपये से भी कम, महीने के 6,000 रुपये। और इस समय भारत वर्किंग एज पॉपुलेशन करीब 67%, यानी काम करने वाले लोगों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक भारत के पास है। और कई लोग कहते हैं कि भारत तो भी इस समय चाइना का विकल्प बन रहा है। बट अगर आप आंकड़ों पर नजर डालते हैं, रियलिटी पे अगर आप जाते हैं, तो बहुत ऐसी जो कंपनियां जो चाइना छोड़ रही है इस वक्त, वो भारत में आकर के दूसरे देश में जा रही है, वियतनाम जैसे कंट्री में। क्या कारण है सर? अच्छा सवाल है बहुत आपका। हमारे पास इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है कि हमारी जो अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो काफी जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में काफी ज्यादा है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन आप बोलते हैं कि जो 18 से 60 वर्ष के आयु के लोग हैं, और बाकी जो बच्चे हुए या बूढ़े हुए आपके डिपेंडेंट पॉपुलेशन हुए। तो अभी हम लोग अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड में करीब करीब थोड़ा पीक में पहुंच रहे हैं करीब। तो सबसे यंग नेशन आप बोल सकते हैं दुनिया की हमने, दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम भी होता है, सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं तो फिर आपको उनको एवेन्यूज देना होगा काम करने का, बिल्कुल। और आप नहीं देंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो अब काम करने के एवेन्यूज में दोनों चीजें हैं। एक तो है कि एनफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, और दूसरा जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो उसको यूटिलाइज करने के लिए लोगों के पास स्किल भी हो। तो एक ना बहुत चिकन एंड एग स्टोरी हो जाता है कि चूंकि स्किल नहीं है तो फैक्ट्रीज नहीं बन रही हैं, और क्योंकि फैक्ट्रीज नहीं बन रहे हैं तो लोग स्किल नहीं ले पा रहे हैं। तो दोनों है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। वो एक तो ये कि जैसा आपने कहा कि जो चाइना से इंडस्ट्रीज मूव हो रही है वो दूसरे देशों में भी जा रही हैं, दोनों हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो हमारे पास स्किल भी होना चाहिए, तो जितना ज्यादा स्किल हमारे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो अक्वायर कर पाए जितना तेजी से, जितना बड़ा स्किल्ड पॉपुलेशन हम खड़ा कर पाएंगे वो बहुत जरूरी है। सिर्फ वर्किंग एज पॉपुलेशन से इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, इनफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी स्टेट को क्रिएट करना होगा और प्राइवेट सेक्टर को क्रिएट करना होगा। तो वो मेगा फैक्ट्रीज बनने चाहिए, वो उस स्केल पे प्रोडक्शन होना चाहिए, सर्विसेज स्केल पे बनने चाहिए। जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आजकल बहुत आ रही है और इंडिया आजकल बहुत अच्छा कर रही है उसमें। तो आप देखेंगे जो इंडस्ट्री 4.0 इसको बोलते हैं, इंडस्ट्री 4.0 में इंडिया वन ऑफ द लीडिंग नेशंस है। आप जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज देखेंगे, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेस, के मामले में सब भारत बहुत पीछे है। नहीं, हम पीछे एक्चुअली एक कोई भी एक नेशन का नहीं ग्रोथ ट्रेजेक्टरी होता है। वो ट्रेजेक्टरी में क्या होता है, शुरुआत में ना आप बहुत बेसिक चीजें प्रोड्यूस करते हैं या बहुत बेसिक चीजों पे काम करते हैं। सर्वाइवल बहुत बड़ा इशू होता है, तो आप बहुत वैल्यू एडेड चीजों में नहीं जाते। जैसे रिसर्च में आपका स्पेंड बहुत कम होगा क्योंकि उस समय आपको पहले जिंदा रहना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे आप इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं तो आपको ये भी अंडरस्टैंड समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए हमें रिसर्च भी करना होगा, स्पेस में भी जाना होगा, R&D पे ज्यादा पैसे खर्च R&D भी। तो आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में, 8-10 वर्षों में मैंने देखा है, और काफी सारी यूनिवर्सिटी, आप जो NIRF रैंकिंग देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है रिसर्च पे। और काफी इनफैक्ट गवर्नमेंट के 1-2 स्कीम्स भी आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि रिसर्च को बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, लोगों को बहुत स्टाइपेंड्स बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। पेटेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी बहुत अच्छी हो रही है। अभी स्टिल वी आर अ लॉट टू कम्पीट विद, लेट्स से यूएस की अगर बात करें, यूरोप के, जर्मनी वगैरह की बात करें, बट मुझे लगता है सही रास्ते पे हम लोग हैं। एक सर एग्जाम्पल दिया जाता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उससे करीब 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को चाइना भी आजाद हुआ। बट आज हम चाइना को देखते हैं और इंडिया को देखते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर। क्या वजह रही? कहीं हमारे सरकार से कहीं कोई गलती हुई, या फिर दोनों के थोड़े स्ट्रक्चर्स में अंतर है। चाइना ने लेट 1970s में, 1978 के आसपास से एक सिंपल सा फंडा बना लिया कि हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करेंगे। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का मतलब कि हम एकदम मैसिव इंडस्ट्रीज बनाएंगे और इस स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे कि पूरी दुनिया को हम चीजें सप्लाई करेंगे। तो जैसे अगर हम एसी बना रहे हैं तो साल के मतलब 100 करोड़ एसी बना देंगे, है ना। ऐसे बना देंगे कि दुनिया में कहीं भी एसी किसी को खरीदना हो तो हमारे यहाँ से वो सप्लाई हो रहा हो।
तो ये क्यों कर पाया? क्योंकि उसने कहा कि हम लोग स्केल पे करते जाएंगे, और अब जिस मोमेंट पे स्केल पे चले जाते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत लो हो जाता है। तो आप दुनिया में वो ट्रांसपोर्टेशन लेके भी आप देखेंगे तो उसके कॉस्ट से आप compete कर पाएंगे वहां का जो इन्वेंटरी है। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि आप देखेंगे 30 वर्षों तक लगातार चाइना 10% से करीब करीब ग्रोथ करते रही, और तब जाके चाइना आज इस सेगमेंट में आ पाई। लेकिन इसका फ्लिप साइड क्या है? बहुत डेमोक्रेटिक कंट्रीज में शायद ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आप इसके जब डिटेल्स में जाएंगे, चाइना ने इसके लिए बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ जो लेबर रेगुलेशंस की हम बात कर रहे थे, हाँ। उन चीजों को चाइना ने कहा कि अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चाइना के जो आप लेबर कैंप्स वगैरह देखेंगे वो आपको एकदम ऐसी जगह लगेंगे जहां पे ह्यूमन शायद रह भी ना पाए, उस प्रकार आप एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है चाइना। चाइना में डिसेंट का कोई स्थान नहीं है। तो वहां पे जो स्टेट ने डिक्टेट कर दिया वो अगले 30 वर्षों तक वो करते रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया। इंडिया में भी अगर उस समय शायद हम लोग फोकस लेके आए होते, जो हम लोग 90s में जाके लेके आए लिबरलाइज होने के बाद, हम लोग 70s 80s में लाइसेंस राज थे। किसी को एक फैक्ट्री भी लगानी होती थी तो उसके लिए उसकी हालत खराब हो जाती थी लाइसेंस लेने में। तो शायद अगर हम लोगों ने इसे 15 साल पहले और शुरू किया होता तो हम भी चाइना के साथ साथ वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग हब्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, है ना, और बहुत लो कॉस्ट पे हम भी चीजें प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन एक ये भी है कि चाइना से हर सेंस में कम्पीट हम नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है। बहुत सारी चीजें जो चाइना में हो इंडिया में नहीं हो सकती। चाइना में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, तिएनमेन स्क्वायर मैसेकर हुआ 1989-90 में, वो इंडिया में वो चीजें पॉसिबल नहीं है। एक तरह से ये शायद डेमोक्रेसी को और ग्रोथ को बैलेंस करने में आपको थोड़ा सा शायद ग्रोथ को लूज आउट करना भी पड़ता है। बिल्कुल। आप जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उस पार्टी का, या फिर यूँ कहें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का एक सपना है विकसित भारत। जब हमारा देश आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मनाएगा, हम लोग 100 साल जब आज़ादी का जश्न मनाएंगे, तो हमारे देश की जो इकोनॉमी होगी वो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। लेकिन सर, जब आप अपने भी गांव में कैंपेनिंग किया होगा सर, जब गांव में जाते हैं तो एजुकेशन का हालात बहुत बदतर है। क्या ऐसे लगता है कि हम जो विकसित भारत का जो सपना देखते हैं कहीं वो अधूरा रह जाए? नहीं, तो मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं ये नहीं कहता अधूरा रह जाएगा। 2047 तक हम लोग बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चैलेंजेस हैं। ये नहीं कह सकते कि सब कुछ एकदम आसानी से हो जाएगा। तो एजुकेशन की जो आपने बात करी, बिल्कुल अभी की एजुकेशन की जो हालात हैं, मैं ये भी कहूंगा कि बहुत बदलाव हुआ है। शायद आजादी के समय जो होगा या 90s में जो है उससे बहुत अभी इंप्रूव होगा हर सेंस में। हमारा लिटरेसी रेट बहुत इंप्रूव हुआ है। जो आप एनरोलमेंट रेशियोज देखते हैं, ग्रॉस एनरोल्ड, वो 100% ऑलमोस्ट हो गया है सारे स्टेट्स में। लेकिन फिर भी क्वालिटी पे अगर हम देखेंगे तो अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। जितने भी सर्वेज आते हैं, असर वगैरह के सर्वेज आते हैं, तो आप देखते हैं 4वीं 5वीं के बच्चे बेसिक सम्स नहीं कर पाते। हमने भी कुछ दिनों पहले गांव पे गया था रिपोर्टिंग के लिए, तो हमने भी 3 क्लास के बच्चे से 3 का स्पेलिंग पूछा, नहीं बता पाए सर। आप सुन करके भी ये चीज आपको हंसी आएगा कि 1 से लेकर के प्राइमरी स्कूल था, 2 टीचर थे और मात्र 12 बच्चे थे, और स्कूल की छत ऐसी थी, शायद आप बोलेंगे कि मैं तो अपने बच्चों के स्कूल में भेजूंगा, है ना। तो बट जो गांव लेवल पे जो स्कूल है, जिसे कहा जाता है कि हम तभी विकसित होंगे जब हमारा शहर विकसित हो रहा है, बट हमारा जो गांव आज भी पीछे है, और कहीं ना कहीं विकसित करने के लिए एजुकेशन पे हमें बहुत जरूरी है काम करने का। बट अगर आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट देखते हैं एजुकेशन में, या फिर राज्य गवर्नमेंट का एजुकेशन पे बजट देखते हैं, तो कोई खास उम्मीद नजर नहीं आता। हाँ, मैं सहमत हूँ काफी आपकी बात से। इनफैक्ट एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम होना चाहिए और उसके क्वालिटी पे हमें बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए। अब वो सब हो गया कि बच्चे स्कूल तो जा ही रहे हैं, तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप फोकस होना चाहिए वो क्वालिटी पे, पेडागॉजी पे होना चाहिए। जिस प्रकार के हम टीचर्स रिक्रूट कर रहे हैं उस पे होना चाहिए। तो अभी तक क्या होता है कि जो बेस्ट हमारे लोग होते हैं वो टीचिंग लाइन में नहीं जाते हैं, वो आप दूसरे प्रकार के जॉब्स ले लेते हैं। जबकि आप वेस्ट वगैरह में देखेंगे तो शायद जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से बहुत बड़ा चंग बाद में जाके टीचर्स और प्रोफेसर्स बनते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको ब्राइट स्टूडेंट्स देखेंगे वो प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स बनते हैं। तो वो जो एक उसका रिस्पेक्ट आना, वो टीचिंग प्रोफेशन का, एक सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट की भी मैं बहुत बात बोलूंगा। तो जैसे प्राइवेट स्कूल्स में आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे कि जो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं उसमें पेरेंट्स जाते हैं पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, बिल्कुल, है ना, पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं कि बच्चा हमारा कैसा कर रहा है, क्या है, टीचर्स फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल्स में भी नहीं होता है। तो इसके लिए दोनों तरफ से बोलता हूँ, स्टेट में जिम्मेदार है और थोड़ी सोसाइटी को भी मेहनत करनी पड़ेगी। सोसाइटी को मांगना पड़ेगा उन टीचर्स से, कहना पड़ेगा कि तुम हमारे पेरेंट टीचर्स मीटिंग बुलाओ,
राइट। हमारे बच्चे पे हमें फीडबैक दो, या जाके इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और स्टेट को भी ये करना पड़ेगा। स्टेट को, टीचर्स को, स्कूल्स को आंसरेबल बनाना पड़ेगा जो एजुकेशन का डिलीवरी है उसके लिए। जैसे टीचर को सिर्फ ये नहीं बोला जा सकता है कि अच्छा तुम स्कूल जाते हो, इतने दिन अटेंडेंस हो गया तुम्हारा तो तुम्हारा काम हो गया। उनको आंसरेबल बनाना पड़ेगा कि जो आपके बच्चे हैं, जैसे आपने सर्वे किया या जो भी स्टैंडर्ड सर्विस होते हैं, उसमें अगर किसी स्कूल का आ रहा है कि तीसरी के 90% बच्चे तीसरी के सवाल नहीं सॉल्व कर पा रहे, उस टीचर को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा कि फिर यू आर आंसरेबल फॉर दैट। हाँ, आप इसका जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया के जो पेरेंट्स हैं वे अपने बच्चों के प्रति ध्यान भी नहीं देते, और वे कभी अपना हक मांगते भी नहीं कि जब स्कूल बनाया गया है, शिक्षक हैं, आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसे लेवल पे गवर्नमेंट को भी मुझे लगता है कि कुछ ऐड करना चाहिए, जो इस तरीके के रेगुलरली जो परफॉर्मेंस उसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए सर। सो स्ट्रक्चर्स है, ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट सर जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पे काम नहीं हो रहा है। हाँ, सो एंड हेंस मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप देखेंगे ना, हर एक स्कूल के लिए स्कूल संचालन समिति होती है, आपको पता होगी। हाँ, स्कूल संचालन समिति में पेरेंट्स होते हैं, हाँ, पेरेंट्स राइट। उनको डिसीजन लेना होता है, मिलना होता है। तो वो स्ट्रक्चर्स बने बनाए हैं, लेकिन जो हमने कहा कि वो इन्फोर्स करना होगा, तो दोनों तरफ से जिम्मेदारी, स्टेट की भी जिम्मेदारी है। तो स्टेट को इन्फोर्स करने बोले, अच्छा संचालन समिति बन गई तो हाँ बन गई, बैठक हो गई तो हो गई, स्टेट ये कर सकता है। स्टेट वहां जाके कैमरा लगा के ये नहीं देख सकता किस प्रकार के डिस्कशंस हो रहे हैं, तो उसमें सोसाइटी को आगे आना होगा। उसमें सोसाइटी को उतने क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, टीचर से, एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रिंसिपल से, कि यार हमारे यहाँ जो ये जो बच्चा है, हमने जो बच्चा आपके यहाँ भेजा, ये तो 5वीं क्लास में, लेकिन उसको तो अभी सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो अब क्या पढ़ा रहे हैं इस बच्चे को। जैसे हम प्राइवेट स्कूल्स में कई बार ये चीज करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं करते हैं। हमें लगता है कि यहाँ तो फ्री में ही पढ़ रहा है तो इतना सवाल जाके पूछ सकते हैं, बट हमें ये भी समझना होगा कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स चल भी हमारे टैक्सेस के पैसे से रही है। ये चीज जनता समझ नहीं पाती कि जो कुछ भी हो रहा है, सरकार जो कुछ भी योजनाएं लेकर के आ रही है, या फिर जो कुछ भी हमारे देश में गतिविधियां हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे टैक्सेस के पैसे से चल रही है। और इसका अवेयर ना होना कारण मुझे लगता है कि एजुकेशन सर वो है, बिल्कुल है कि जो हमारी पिछली जनरेशंस थी, उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई शिक्षा की, एजुकेशन की। बट अब मेरे ख्याल से इनफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जो स्कूल नहीं भी गए हैं, इतने सारे मीडिया ऑल्टरनेटिव्स हैं, सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, इतना अवेयरनेस आ गया है, इतना कम्युनिकेशंस इतना अच्छा हो गया है कि अब जनरली आपको ऐसे गांव कम मिलेंगे जहां लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, कुछ फैमिलीज अभी भी बहुत पिछड़े होंगे, लेकिन जनरली मोटा मोटी सोसाइटल लेवल पे आप देखेंगे तो गांव में 10, 20, 50 लोग ऐसे होंगे जो बहुत जागरूक होंगे, जिनको समझ होगी, जो क्वेश्चन कर सकते हैं, जो चीजों को बदल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सर जो बेरोजगारी, जो इस समय भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, और शायद इसकी चर्चाएं हर रोज होती है, कहीं ना कहीं गली नुक्कड़ में हर कोई इसकी चर्चाएं करती है। हम कह सकते हैं कि एजुकेशन की कमी या फिर स्किल्स की कमी की वजह से जो बेरोजगारी है, इसका एक मुख्य वजह हो सकता है। दोनों है। तो जैसे बेरोजगारी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि बेरोजगारी को सरकार सिर्फ सरकारी नौकरियों से दूर नहीं हो सकती है। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी नौकरियां प्लस प्राइवेट नौकरियों को भी आना पड़ेगा, राइट। और उसमें ज्यादा 90% प्राइवेट नौकरियां ही मिलेंगी, सरकारी नौकरियां शायद 10% हो पाएंगी। तो अब प्राइवेट नौकरियों के लिए क्या होता है, इंडस्ट्री क्या कंप्लेन करती है कि यार हमारे पास जॉब्स तो है, लेकिन स्किल्ड लोग नहीं आते हैं, जो अप्लाई करते हैं उनमें स्किल नहीं है। अब जो अप्लाई कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यार हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमें जॉब्स नहीं मिल रही है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि जॉब्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि स्किल्स उतने शायद नहीं है। स्किल्ड लोग जैसे होने लगेंगे तो जॉब्स इनफैक्ट क्रिएट भी होने लगेंगे। सो फॉर एग्जांपल बहुत सारे जॉब्स या बहुत सारे काम इंडस्ट्रीज या जो सर्विसेज सेक्टर है वो इसलिए नहीं उठा पाती है क्योंकि इनफ स्किल्ड लोग नहीं है जो उसको डिलीवर कर पाए, राइट। तो मेरे ख्याल से स्किलिंग वो स्टेप है जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान, जो हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे थे, स्किलिंग पर जितना ज्यादा ध्यान देंगे, इंडस्ट्रीज उतना ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएंगी, प्राइवेट सेक्टर उतना स्मूथ हो पाएगा, गवर्नमेंट जॉब से उतना ज्यादा डिपेंडेंसी कम होगा, आप देखेंगे। और गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंडेंसी कम होगा तो आप देखेंगे कि फिर जो इतना ज्यादा अनरेस्ट होता है, कि जैसे जो भी बच्चे आज के डेट में झारखंड में आप देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल। और सरकार की विफलता मानता हूँ, बहुत बड़ी विफलता मानता हूँ, जो सिंपल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा पाती। जैसे भी हाल ही में हम अपने झारखंड की चर्चा कर रहे थे सर, जेसीसी सीजीएल करीब 8 साल हो गए हैं इसका एडवर्टाइजमेंट आया, बट अभी तक सफल तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया है। तो बहुत का रिस्पॉन्सिबल कौन है सबसे पहले? हर कोई, उस पूरे सिस्टम में जो भी है सब शर्मनाक है किसी भी स्टेट के लिए
कि आप एक सिंपल एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पाते हैं। मतलब बाकी चीजों तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें छोड़ ही दीजिए, छोड़ दीजिए, आपसे हम डैम और ये सब बनवाने को तो नहीं बोल रहे कह हैं। तो कुछ नहीं होता तो यार एक प्राइवेट एजेंसी को दे दो ना। आप बोलो कि मेरा जेएसएससी इनकेपेबल है ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो मैं एक प्राइवेट एजेंसी टेंडर निकाल के किसी एक आजकल इतने सारी टेस्टिंग एजेंसीज हैं, मैं एक टेस्टिंग एजेंसी को दे दे रहा हूँ। तो वो नहीं करा पा रही है, जो बहुत शर्मनाक है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमको देखना पड़ेगा कि स्टेट की विफलता के कारण उतने सारे बच्चे जो इतने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और उसकी आस में बैठे हुए हैं, उनकी उम्र चल जाती है और फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है आगे किसी और जगह नौकरी करने का। बिल्कुल एक एज होता है सर कि जैसे अभी 22-23, 24-25 की उम्र कहा जाता है कि आप इस उम्र में जो चीज चाहते हैं वो कर लेते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, करते करते आपकी उम्र 35 साल हो जाता है, इसके बाद आपके अंदर दूसरे लाइन में जाने की इच्छा नहीं होती है, चाहत कई बार उसके बाद आप एलिजिबल भी नहीं होंगे ना। मान लीजिए 30-35 वर्ष की आयु आपकी क्रॉस हो गई, तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी आप एलिजिबल भी नहीं बचेंगे। एंड हेंस मैं बोल रहा हूँ बहुत जरूरी है कि सरकारी नौकरियां भी अवेलेबल हो और प्राइवेट जॉब्स भी अवेलेबल। तो जैसे हमने देखा, मान लीजिए मैंने सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया, अच्छे से एग्जाम भी हो गया, मान लीजिए 1-2 बार मैंने अटेम्प्ट दिया, देखा कि नहीं हो पा रहा है या बहुत सूट नहीं कर रहा है, तो मैंने कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन करी। तो इतना स्मूथ होना चाहिए। फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा मुझे बट कई ऐसे बच्चे हैं जो करीब 8 साल 10 साल करते जा रहे थे यार। तो क्योंकि ना इधर भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो द मोमेंट कि हमारे पास इनफ अपॉर्चुनिटीज रहेगी दोनों साइड में ना, तो आप देखेंगे बच्चे प्यार से प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, फिर सरकारी नौकरी का भी एग्जाम दे दिया, इधर भी जॉब कर रहे हैं, तो जब मन किया स्विच कर गए। हाँ, उनके पास कुछ स्किल्स भी हो जाते हैं। जैसे आज के समय में बहुत सारे स्किल्स है, जैसे बहुत सारे लोग हायर करते हैं तो काम के लिए, तो बताते हैं कि उनके पास स्किल्स ही नहीं है, मैं उनको क्यों करेक्ट। बहुत सारे लोग करते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, बट स्किल्स क्या है? करेक्ट, यही तो वजह है। सर पेपर लीक का सिंडिकेट कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, क्योंकि ये झारखंड की समस्या नहीं है, बल्कि आप अगर आप देखते भारत में भी देखते तो कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर जब एग्जाम कंडक्ट हुई, जैसे यूपी पुलिस का ही देख लेते हैं, उसका भी पेपर लीक हो गया। अभी हाल ही में देखेंगे तो बहुत बड़ी संस्था नीट, उसका भी पेपर लीक हो गया। बट ये सिंडिकेट काम कैसे कर रहा है, ये होता कैसे पेपर लीक से? कोई भी ऐसा सिस्टम होगा जहां पे बहुत हाई स्टेक्स इन्वॉल्व होंगे। हाई स्टेक्स क्या है कि अब कंपटीशन इतना ज्यादा है, लोग इसे अपने लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन बना देते हैं कि अगर इसमें हो गया तो जिंदगी बन गई और इसमें नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तो उसमें क्या होता है कि फिर लोग अपना सब सर्वस्व देने के लिए तैयार रहते हैं। तो उस पेपर के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं, लोग बैठे हुए हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जिनको यही काम शायद ज्यादा पसंद आता है या करना है। बिल्कुल। तो आप इन चीजों को कभी भी ना, फिर जैसे मैंने एक और सवाल में कहा था, मोरली नहीं रोक पाएंगे। ये नहीं बोल पाएंगे नहीं ये गलत चीज है इसलिए मत करो। वो आप रोक ऐसी सकते हैं कि आप उसके एवेन्यूज ही बंद कर दो, चांस ही ना रहे। तो चांस ही नहीं रहे तो सिंपली उसके पूरे सप्लाई चेन में, जहां से पेपर का गठन से लेके उसमें क्वेश्चंस क्या जाएंगे, उसके कंसल्टेशन से लेके वो पेपर पूरा कंपाइल होने से लेके, प्रिंट होने से लेके, सेंटर पहुंचने से लेके, बहुत आंसरेबल होना चाहिए हर कोई। और उसमें जो भी जिसके भी लैप्सेस हो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस मान के पनिश करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हर बार ना अब पेपर लीक हो गया लेकिन उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे हाल ही में देखेंगे जेसीसी की बात करते हैं, जब जनवरी में हम एग्जाम हुए थे तो पेपर लीक हुआ था, बकायदा एसआईटी की टीम भी गठन किया गया, बट क्या हुआ पता ही नहीं चला आज तक कि उसका जिम्मेदार कौन है, किसने करवाया। अभी तक उसको कोई भी डेटा आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया और बकायदा दोबारा एग्जाम भी हो गया, फिर से पेपर लीक। करेक्ट। और होता भी है तो बहुत एक किसी छोटे व्यक्ति को हम पकड़ लेते हैं, नीचे वाले को, जिसने शायद लास्ट जो चेन का एकदम लास्ट बोलते हैं ना उसको पकड़ते हैं। लेकिन हमें उस पूरे, और इसीलिए बोल रहे हैं उस सिस्टम में पूरे चेन को हमें किसी न किसी को आंसरेबल बनाना पड़ेगा हर चीज के लिए कि भाई ये अगर नहीं हुई तो ये आप इसके लिए आंसरेबल होंगे। दूसरी चीज मैं ये बोलता हूँ, अगर आपको एज अ स्टेट लगता है जो झारखंड में भी स्थिति है और लगातार हर बार हर 6 महीने में यही हो रहा है, तो आप अगर ठीक है थोड़ा सा शर्मनाक होगा, लेकिन आप फिर उसमें मत जाइए ना। आप अब मान लीजिए कि नहीं करा सकते आप एग्जाम्स, आप एक प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी को दे दीजिए। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है थोड़ा कॉस्ट ही लगेगा, लेकिन आप सोचिए कि कितने बच्चों की बुलंदियां बचेंगी, कितना सब टेंशन जो इतना अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है युवाओं में। आज युवा जिसको पढ़ाई करनी चाहिए, जिसको एग्जाम देनी चाहिए, वो मशाल लेके मान लीजिए आपका आवाज घेरने को गया है, वो कोई बहुत शौक से तो गया नहीं है। उसको थोड़ी जिंदगी में मन था कि वो जाके विरोध प्रदर्शन करे और लाठी खाए। तो आप एक प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी को दे दीजिए ना यार, सबसे आसान तरीका है। इतने सारे पैसे आप इतने सारे व्यर्थ की चीजों में खर्च करते ही हैं ऑलरेडी। आप विज्ञापन का कॉस्ट अगर देख लेंगे सरकार का, हजारों करोड़ों में
पैसे खर्च की जा रही है है ना? जो जहाँ पे खर्च करने की जरूरत है वहां पे खर्च नहीं किया जा रहा तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, लेकिन फिर इसके लिए ना बहुत सिंपल इच्छा शक्ति होने की जरूरत है। है। इच्छा शक्ति अगर हो और बेसिक कॉमन सेंस हो, सरकार चलाने के लिए कोई आपको आइंस्टाइन नहीं चाहिए होता। मुझे बिल्कुल। लगता है बेसिक कॉमन सेंस का कोई बंदा हो, सरकार चला लेता है। और आसपास कैसे लोगों को अपने अपने सलाहकार रखे, बेसिक कॉमन सेंसेस वाले लोग हों इसमें। और आप देखेंगे ना, स्टूडेंट्स का आंसर बताने लगते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो जब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है तो आपको तो और आसानी से समझ में आनी चाहिए। इन दिनों देश में मुफ्त की रेवड़ी का बहुत ज्यादा कल्चर चल गया है सर, मानो। और ये मुझे लगता है कि ये इससे विकास नहीं हो रहा है सर। हाँ, ये थोड़ा ट्रेंड आया है। और शुरुआत मुझे लगता है शायद आम आदमी पार्टी ने शुरू की, उसके बाद ये पूरा चल गया, पूरा कल्चर ही चल रहा है। क्या होता है, एज अ वोटर ना, हमें शायद ये अच्छा लगता है, बिल्कुल, क्योंकि आसानी से चीजें मिल जाती है बिल्कुल। और हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं समझ पाते हैं। तो एज अ वोटर, अगर हमें वो चीज अच्छा लगेगी तो पार्टीज भी वही करेंगे। तो पार्टीज को भी दिख रहा है कि अगर हमने ये ऑफर नहीं किया तो हम सरकार में नहीं आ पाएंगे। तो पार्टीज के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। एक दूसरे को आप देखेंगे वो एक आगे बढ़ बढ़ के और ज्यादा वो रेवड़िया या जो भी हम बोलते हैं वो देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने सही कहा कि हमें ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। कर्ज के तले हमारा राज्य, हमारा देश डूबता जा रहा है। एग्जैक्टली। और अगर हम पैसे दे भी रहे हैं तो किस पर्पस से दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम ऐसे जगह पैसे दे रहे हैं जहां उस पैसे से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो रही हो, तब तो वो पैसा सर्कुलेशन में आता है और इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन अगर पैसा हम एक ऐसी जगह दे रहे हैं जहां संक पैसा हो, जहां फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम किसी अगर एक व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं कि तुम 100 रुपए का एक ठेला लगाओ, 5 समोसा बेचो और फिर उससे जो पैसा फिर कल लगाओ, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और हमने किसी को 100 रुपए दिए और जाके उसने दारू पी ली, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो वो अगर हमें पैसे देने भी है तो थोड़ा सा मुझे लगता है पॉलिसी लेवल पे हमें थोड़ा सा समझना होगा कि किसे पैसे दे और किस चीज के लिए पैसे दे। देना शायद फिर भी पड़े, देने की जरूरत फिर भी पड़े, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस प्रकार से और किसे पैसे दे रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में अपनी झारखंड की बात करते हैं, जो वर्तमान सरकार है, मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को, 18 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं को 1000 रुपए प्रत्येक माह दी जा रही थी। अभी हाल ही में देखेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बकायदा उस पार्टी से ताल्लुकात भी रखते हैं। मुझे इस बात का दुख भी होता है कि वे भी इस बस पर सवार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये गोगो दीदी योजना करके एक योजना लेकर के आए हैं। बताओ, उन्होंने कहा है कि और आज से उनका फॉर्म भरवाना शुरू भी हो गया है। प्रत्येक विधानसभा में 50-50 हजार फॉर्म भेज भी दे गए। हर एक बूथ से 100 महिलाओं का फॉर्म भरना है सर। और प्रत्येक महीने 2100 रुपये देने का घोषणा की है जब हमारी सरकार बनती है। और प्रत्येक महीने से करीब अगर देखेंगे तो राज्य का राजस्व से करीब 8200 करोड़ रुपए पैसे के आसपास खर्च होंगे सर। तो कितना सही है सर ये? हम इस पैसे को कहीं और भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे झारखंड में शिक्षा की बात करते हैं सर, तो हम वहां पे उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे राज्य में, ये दूर होगा सर। करेक्ट। तो थोड़ा सा हमें ना मेरे ख्याल से ये जो इस प्रकार के स्कीम्स होते हैं ना, जो सबसे अच्छा तरीका मुझे जो समझ में आता है, और मैं ये बहुत पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ कि शायद मुझे करना होता तो कोई एक पायलट हम लोग करके देख सकते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, कई बार ना जो पैसा आप दे रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से भी यूटिलाइज होता है, लेकिन वो तभी आप देख पाएंगे जब आप एक पायलट करेंगे और उसका आउटकम्स देख पाएंगे। तो हो सकता है कि जो ये महिलाओं को पैसा जा रहा हो, अगेन मैं कंजेक्चर कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास ऐसे कोई रिजल्ट्स नहीं है, जो ये महिलाओं को पैसा जा रहा है, अगर महिलाएं ये पैसा अगर कुछ सेविंग्स में यूज कर पाए, अगर महिलाएं ये पैसा कुछ हेल्थ में यूज कर पाए और बच्चों की पढ़ाई में यूज कर पाए, तो यही पैसा बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर ये पैसा इनसे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, इनके पुरुष ले लेते हैं और खाने पीने में खर्च हो जाता है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर ये अच्छा पैसा नहीं देना नहीं होगा। सर, पर हम जैसे अपनी बात की एजुकेशन की, हेल्थ की बात की, तो आप एजुकेशन और हेल्थ की हालात देखते हैं तो बहुत चरमराई हुई है सर। मैं वही बोल रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिस महिला को भी 1000-2100 रुपए गए, अगर वो महिला उस 2100 में से 500 रुपए फीस के लिए निकाल लेती है और बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज देती है, ठीक है, 500 रुपए वो हेल्थ के लिए निकाल लेती है। सो फॉर एग्जाम्पल अपनी ही हेल्थ पे सैनिटरी पैड्स इनफैक्ट यूज करना स्टार्ट कर देती है, बेसिक आयरन टैबलेट्स ये वो घर में यूज करना स्टार्ट कर देती है, तो मैं इसे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मानूंगा। राइट। तो एंड हेंस मैं बोल रहा हूँ, ये पॉलिसी में कभी भी ना डेटा पॉइंट से आना चाहिए।
एंड बहुत देखेंगे आप ग्राउंड लेवल रिसर्च डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में से बोलते हैं। जैसे एक सवाल सर, आपकी पार्टी मध्य प्रदेश में ऑलरेडी लाडली Correct. बहना योजना चल रहा है, उसका कोई डेटा है कि उससे मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं डेटा कुछ मैंने इसमें- मैंने इस पे बहुत पढ़ा नहीं है बहुत ऑनेस्टली। हम्म, इनफैक्ट आपका सवाल है, मैं देखने की कोशिश भी करूंगा इससे क्या बदलाव आए हैं। हम्म, तो क्योंकि वहां पे कई वर्षों से चल रही कई है वर्षों से चल रही है। और मुझे लगता है थोड़ा सा मेरा हंच फीलिंग, अगेन मैं बहुत श्योर नहीं, मुझे हंच है क्योंकि महिलाओं के हाथों में पैसा देना जनरली अच्छा होता है। इकोनॉमिक्स में भी बोलते हैं कि महिलाओं के हाथों में पैसा देना थोड़ा बिल्कुल। बेहतर होता है। तो स्टिल मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूं, तो मैं होप करूंगा कि वो जो पैसा है वो एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट कर पाए। इसी में से अगर कुछ महिलाएं ना वो हजार रुपए निकाल के, जैसे बहुत सारे महिला समूह चलते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें ये पैसे सर्कुलेट होने लगे तो बहुत अच्छी चीज होगी। बट स्टिल आई विल वेट फॉर दैट एग्जांपल्स टू कम। सर देश में हर चीज प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, जैसे हम बात करें सरकारी स्कूल की, प्राइवेट हॉस्पिटल की, तो इसकी जो प्राइवेट की जो संख्या वो दिन दिन बढ़ती जा रही है और सरकारी की घटती जा रही है। सब स्कूल ही जाते हैं तो ना तो वहाँ पे बेहतर शिक्षा है, बट स्कूल तो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, बट शिक्षा नहीं मिल रही है। हेल्थ अब जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, सरकारी अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर्स भी हैं और वैसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई करके आए, बट इलाज अच्छा बेहतर नहीं हो पाता, प्राइवेट की तरफ मूव करना पड़ता है। करेक्ट। इनफैक्ट ये जब गांव स्तर पे जाते हैं तो और भी ज्यादा ये समस्या है सर। तो हम जो अपनी बात कही कि अगर ये हम पैसे दे रहे हैं तो मेरा यही कहना है कि इस पैसे को अगर हम उस पर अगर खर्च करते हैं, जो व्यवस्था है हम उसको अगर ठीक करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि 21 रुपए पैसे देने की जरूरत है। सपोज अगर महिला को अगर जैसे उसको सशक्त बना देते हैं, उसको एजुकेशन बहुत अच्छा मिलता है, वो पढ़ लिख के कुछ अगर अपना करे, वो अपने से कमाए, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से पैसे सेविंग कर पाएगा। सपोज अगर मान लेते हैं कि गाँव का अगर कोई महिला है, उनके एक बच्चे हैं, अगर वो 21 रुपए हम दे भी देते हैं, सपोज अगर कभी तबियत खराब हो जाता है, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं 2000-3000 रुपए, तो उनके इलाज में पैसे खर्च हो जाएंगे। सपोज अगर उनके बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल पढ़ने जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल की फीस पे इन दिनों मनमानी चल रही है, आप तय नहीं करेंगे, वो प्राइवेट स्कूल तय करेंगे। तो मेरा यही कहना था कि हम इस पैसे को वहां पे खर्च करें, सरकारी अस्पताल को हम बेहतर करें, ताकि जो प्राइवेट की तरफ जो लोग मूव कर रहे हैं वो सरकारी पे जाए, उनको वहां पे बेहतर इलाज हो, बेहतर शिक्षा मिले गाँव में, जो प्राइवेट की तरफ मूव कर रहे हैं। नहीं, एक बहुत आइडियल सिनारियो में मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जो हमारे स्पेंडिंग्स होनी चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिल्कुल, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, जॉब्स क्रिएशन पे, ये सब पे होना चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा। बट अगेन मैं वही डेमोक्रेसी के एग्जांपल दूंगा जो मैंने चाइना के केस में दिया था। आइडियल सिनेरियोज में आप ये सब कर सकते हो, और खास करके एक ऑटोक्रेटिक स्टेट में तो आप एकदम कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि यही होगा, कोई विरोध नहीं कर सकता। लेकिन एक डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या होने लगता है कि डिफरिंग ओपिनियंस है। अब यही लोग, आप ये कर तब पाएंगे जब आप पावर में रहेंगे, और आप पावर में तब रहेंगे जब वोटर्स आपके साथ होंगे। बट ये तो यही ना निकलता है सर, मीनिंग कि वोट को रिझाने के लिए, वोटर्स को एकत्रित करने के लिए एक तरीका है कि हम पैसे दें और वोट लें। एंड हेंस मैं बोल रहा हूँ दोनों तरफ से जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। तो दोनों तरफ से जिम्मेदारी कैसे बनती है? ये बनती है कि लेट्स से पॉलिटिकल पार्टीज बोले कि जो हम स्पेंडिंग करेंगे वो बेस्ट पॉसिबल स्पेंडिंग करेंगे, जो सबसे प्रोडक्टिव एरियाज है, और वोटर्स भी बोले कि मैं 500 रुपए लेके वोट नहीं दूंगा। हाँ, मतलब एक सिनेरियो पे हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर सरकार को भी सोचने की जरूरत है, उससे ज्यादा जो कहीं ना कहीं पूरा सोसाइटी लेवल पे ही है। सो देखिए, सरकार के जो लोग होते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, उसी सोसाइटी के लोग होते हैं। आपके हमारे सांसद विधायक हमारे बीच के ही लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी उसी चीज को करते हैं जिस चीज को या तो बाकी लोग कर रहे हैं या जनता चाह रही है कि ये हो। सो फॉर एग्जाम्पल, जनता अगर इनकार कर दे, ये गलत है कि कोई पैसे देकर वोट मांगता है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको उसका फ्लिप साइड भी देखना पड़ेगा कि अगर 4 कैंडिडेट ने पैसे दिए हैं और 5वां नहीं दिया है तो 5वां नहीं जीतेगा। एक बहुत आइडियल सिनेरियो यही हो रहा है सर। तो अब क्या है, तो दोनों तरफ से फिर वही मुर्गी और अंडे वाली प्रॉब्लम हो गई है ना। तो वोटर्स को भी ये समझना होगा कि वो 500 रुपए लेके आज जो मैं वोट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, कहीं ना कहीं तो उससे आगे, अरे बच्चों का छोड़िए, तो उसी का, जैसे मैं बहुत सारे अभी क्षेत्र में जाता हूँ, बहुत सारी जगहों पे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ सड़क की देखिए हालत देखिए, हमारे यहाँ अभी पाइप नहीं आया पानी का, तो हमारे यहाँ पूरा ना पानी भर जाता है। बिल्कुल। अपनी तो मैं वही पूछता हूँ कि आपने जो वोट दिया था उसमें 500 रुपए लिए थे या नहीं लिए थे? अगर लिए थे तो अब आप सड़क नहीं मांग सकते। कहीं ना कहीं देख, बहुत ये अक्सर कई लोगों से सुनने को मिलता है कि एक एमएलए चुनाव जीतने के लिए करीब 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए अपने असेंबली में खर्चा कर देता है पैसा। अब तो वो उसका तो उतना सैलरी से 5 सालों में मुझे नहीं लगता है कि वो उतने पैसे कमा पाएगा। बिल्कुल। तो उसके पास एक ऑप्शन बचता है करप्शन। जैसे कि ये सही, ये बिल्कुल अगर आप धरातल पे जाते हो तो बिल्कुल सत्य है कि एक असेंबली में जब कोई भी काम आता है तो उसका 10% विधायक जी को जाता है। कितनी सत्यता है, बिल्कुल सत्य है सर। आप
मैं परसेंटेजेस पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स और एंड हेंस यही मैं बोल रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे को ड्राइव कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे करप्ट लोग भी हैं और शायद शुरू में कोई करप्ट नहीं होगा, बट वो सिस्टम में सरवाइव करने के लिए शायद धीरे धीरे उसमें और वो करप्ट हो जा रहा है। तो हम बोल रहे दोनों साइड से हमें ये देखना होगा। बट ये खत्म कैसे होगा सर? इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ना? दोनों, मैं बोल रहा हूँ एक सोसाइटल लेवल चेंज है ये कोई एक व्यक्ति या एक पार्टी या एक संस्था नहीं कर सकती है। पूरे एक वो कब होगा? जैसे बेसिक अवेयरनेस, एजुकेशन अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, चर्चाएं, इन सब में ना धीरे धीरे आप इस प्रकार के प्रोसेसेस को जब ना आप एक नीची निगाह से देखने लगेंगे। आज क्या होता है, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी भी प्रकार का पैसा हो, गलत पैसा भी हो, ब्लैक मनी भी हो, तो हम उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, अगर उसके पास तो बहुत पैसा है, तो बहुत असूखदार आदमी है। तो एज अ सोसाइटी हम क्या सिग्नलिंग कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब एज अ सोसाइटी हम सिग्नलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, इस चीज को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, तो अपने आप देखेंगे कि लोग इस चीज को या तो छुपाने लगेंगे या थोड़ा कम करने लगेंगे। अच्छा, देश में सर इनकम इनक्वालिटी और वेल्थ इक्वालिटी पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। क्या वजह है सर? क्योंकि बहुत, अगर आप आंकड़ों पे नजर डालते तो बहुत हास्यास्पद है कि हमारा देश आजाद हुए करीब 76-77 साल हो गए, इसके बावजूद भी ये अंग्रेजों के जमाने से कहीं उच्चतम स्तर पर है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक ना बहुत नेचुरल आप देखेंगे ट्रेजेक्टरी है किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी का। सो फॉर एग्जांपल, आप कोई भी इकोनॉमी को जब ग्रो करते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो उस इकोनॉमी के मेजर बेनिफिट्स होते हैं वो ज्यादा उन्हीं के पास जाएंगे जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज है। तो जो एक फैक्ट्री चला रहा है उसके पास प्रॉफिट का ज्यादा बड़ा हिस्सा जाएगा, जो मजदूर है उसके पास वही सैलरी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनइक्वालिटी हर साल 10 साल वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जा रही है। तो ये बहुत नेचुरल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सही है, बहुत गलत है, लेकिन नेचुरल है। तो इसको फिर पाटने के लिए स्टेट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो स्टेट को बोलना होता है कि अगर मैंने इसको फ्री मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया तो ये इनइक्वालिटी बढ़ती ही जाएगी, वो कभी कम नहीं होगी अपने आप में। तो स्टेट फिर क्या करती है, अब उसमें टैक्सेशन लाती है। तो टैक्स इसीलिए होते हैं, बिल्कुल राइट, कि टैक्सेस जितना ज्यादा आप कमाएंगे टैक्सेस उतने ज्यादा होंगे। लेकिन अब उसमें भी क्या होता है, एंड हेंस मैं इतना टेक्निकलिटी में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इन चीजों का बहुत आसान जवाब नहीं होता है। जैसे बहुत सारे आप सुनेंगे ना जबरदस्ती नेताओं को, नहीं बहुत इनकम इनक्वालिटी बढ़ गई, कम कर देना चाहिए। लेकिन आप पूछे कैसे कम करें तो शायद जवाब नहीं होगा, कोई रोड मैप नहीं। अब टैक्स में भी प्रॉब्लम होता है। टैक्स में क्या प्रॉब्लम है कि टैक्स आप एक लिमिट तक जा पाते हैं। आप जब इकोनॉमिक्स को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे तो एक लाफर कर्व होता है। उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन टैक्सेशन के परसेंटेज पे हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा टैक्स परसेंटेज जब आप कर देंगे तो टैक्स रेवेन्यू कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि लोग काम करना कम कर देंगे। तो अगर आपने 50% टैक्स कर दिया तो जो 30% वाला ब्रैकेट वाला है ना, उससे ज्यादा वो काम नहीं करेगा। वो बोलेगा आगे जो मुझे पैसे मिल रहे हैं उसमें ज्यादा तो मेरा टैक्स में जाना है, तो उसके पास इंसेंटिव नहीं है उसे आगे काम करने का। या फिर वो लूप होल्स निकालेगा उस टैक्स को बचाने का, जो आप देखते होंगे बिजनेसेस कई बार करते हैं। तो हेंस टैक्स का भी एक ऑप्टिमम लेवल है। ये नहीं बोल सकते कि 100% टैक्स कर दो, बिल्कुल, राइट। तो बहुत इजी आंसर नहीं है। हेंस फिर क्या कर सकती है स्टेट? टैक्स एक सॉल्यूशन हुआ। दूसरा, जो दूसरे माध्यम होते हैं उनसे उन वर्गों को, जो सबसे नीचे के वर्ग हैं, उनको कुछ रिसोर्सेज पहुंचाने की कोशिश करती है। जैसे फूड, जो अभी राशन पहुंच रहा है तो उससे उतना पैसा उनका बच गया, तो उसको आपको लेना होगा। बट सर ये आपने बात की, ये सही है या फिर ये होना चाहिए सर कि कब तक ये चीज दिया जाएगा मुफ्त राशन? हमें एक लेवल पे इसको बंद करना चाहिए। नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ इतना आसान आंसर नहीं है कि बंद हो जाना चाहिए। 0-1 आंसर नहीं होता इन चीजों को ज्यादातर। और कोई भी पॉलिटिशियन जो 0-1 में आंसर देता है वो समझ लीजिए पॉपुलिज्म के लिए दे रहा है, वो तालियों के लिए दे रहा है। अगर एक्चुअली उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है तो उसके डेप्थ को समझेगा और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। राशन देना अपने आप में हाँ या ना प्रॉब्लम नहीं, किसको जा रहा है और कितना जा रहा है वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हो सकता है आप ये बोले 80 करोड़ को नहीं देना चाहिए, जो मे बी 40 करोड़ ज्यादा गरीब उनको देना चाहिए। बिल्कुल, वो शायद तरीका हो सकता है, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी जो कम से कम बीपीएल परिवार है देश में, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, उनको तो अभी भी जाना चाहिए, किसी भी हाल में जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इससे सहमत हूं। तो कुछ संपन्न परिवारों को भी जा रहा होगा, लेकिन आप पूरा जब बंद कर देंगे तो आप उन तक भी नहीं बेच रहे हो, तो वो बहुत बड़ा आपकी ब्लंडर हो जाएगा।
बट वो लोग आगे कैसे आएंगे सर, हम कब तक देंगे, क्योंकि उनको आगे And hence I'm saying, तो as a करना होगा ना। एज अ स्टेट हमें नहीं वो तो दोनों पैरेलल प्रोसेसेस हैं। आप ऐसा नहीं है कि एक दिन में जॉब्स तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल, इकोनॉमी आपकी ग्रो नहीं कर हाँ। तो जब तक आप वो नहीं कर पाएंगे तब तक आप सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप देखिए बहुत बार क्या होगा, अभी फॉर एग्जांपल आप जो बहुत ज्यादा संपन्न परिवार है आप उनको वो राशन देके देखिए, वो नहीं लेंगे क्योंकि बोलेंगे कि मैं ऑलरेडी इससे बेहतर राशन शायद खाता हूँ। तो उस स्टेट पे जब आप पहुंचाने लगेंगे लोगों को ना, तो उनके लिए वो राशन का यूज नहीं रह जाएगा। अब जैसे मिट्टी तेल बहुत सारे परिवार नहीं लेंगे, मिट्टी तेल हमारे घर में इस्तेमाल ही नहीं होता यार, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ उसमें भी लेके बेच देंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे फिर नहीं लेंगे, उनको बेचने में शर्म आएगी जाके बाजार में 2 लीटर, तो नहीं लेंगे। तो आप जैसे लोगों ग्रेजुएट करने लगेंगे आप देखेंगे धीरे धीरे, और स्टेट को फिर वो देखना होगा कि बेनिफिशियरीज, और ये सब बहुत पब्लिक पॉलिसी की प्रॉब्लम्स होती है कि बेनिफिशियरीज को कैसे हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए, किस प्रकार से उनमें सही बेनिफिशियरी तक पैसा जाए। इसमें भी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, इसमें भी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, जो मुखिया है वहां का। क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में सर क्या सोचते हैं सर आप? क्रोनी कैपिटलिज्म देखिए किसी भी आप देखेंगे पूरे विश्व भर में तो जो एक इकोनॉमिक मॉडल जो थोड़ा सक्सेसफुल हो पाई वो कैपिटलिज्म ही है। उसके भी अपने फ्लॉज हैं, लेकिन बाकी जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, सोशलिज्म अगर आप जहां भी देखेंगे, कम्युनिज्म देखेंगे, वो इकोनॉमिकली फ्लॉप रहे हैं, राइट। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटलिज्म जो फ्री मार्केट बेसिकली बोलते हैं, कि फ्री मार्केट्स ही जनरली अभी तक काम करते हुए दिखी हैं। जो आप पूरा वेस्ट देख ले, फ्री मार्केट के बल पर ही आज इतना डेवलप हो पाया। इंडिया भी लार्जली अभी फ्री मार्केट की तरफ करीब करीब है, मैं पूरा नहीं बोलूंगा 100%, देयर इज अ बिट ऑफ सोशलिज्म आल्सो इंडिया में। तो जब वो होगा तो उसमें ऑफ कोर्स ऐसा होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे होंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को फिर कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा, प्राइवेट प्लेयर्स फिर किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कभी भी इन प्रॉब्लम्स को ना एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा देश नहीं बता सकते पूरे विश्व में आप मेरे को जहां क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं हो, हो ही नहीं सकता है, सब ह्यूमंस है, राइट। बट इंडिया का आंकड़ा मतलब ज्यादा है सर, और कंट्री के कंपैरिजन जैसे मैं देखिए कि मैंने यही कहा कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, नहीं सब जगह है, अगेन सब जगह है, मे बी 2-4 परसेंटेज पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं इनइक्वालिटीज में। मैं फिर से कह रहा हूं वहां पे स्टेट बस ये इंश्योर कर सकता है कि एवेन्यूज क्रोनी कैपिटलिज्म कितना कम कर सकता है, राइट। लेकिन किसी भी मोस्ट आइडियल सिनारियो में भी बोल रहा हूं, आप कभी उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। फिर दिक्कत क्या है ना, आप उसको एलिमिनेट करने के चक्कर में कहीं अपनी पूरी इकोनॉमी ही, जैसे फिर मैं बोलूं कि यार ये क्रोनी कैपिटलिज्म हो सकता है, तो हम लोग ना अब से समाजवाद अपनाते हैं, कम्युनिज्म अपनाते हैं, खत्म करो ये सब, कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं रहेगा, जो रहेगा गवर्नमेंट रहेगा, है ना, खेती करेंगे लोग, जो उगाएंगे वही खाएंगे, बिल्कुल जैसा पहले हुआ करता है। तो चूहा जलाने के लिए हमने पूरा घर ही जला दिया, वो वाली हालत। सर एक देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है रिजर्वेशन को लेकर के, क्या सोचते हैं सर रिजर्वेशन को लेकर के? अभी सुप्रीम कोर्ट में एससी और एसटी को लेकर के कैटेगराइजेशन के ऊपर एक फैसला आया था, जिसके विरोध में 23 अगस्त को देखा पूरा भारत बंद का भी ऐलान किया गया था। ये होना चाहिए? कौन सा कैटेगराइजेशन? हाँ, कैटेगराइजेशन बिल्कुल होना चाहिए, जैसे कि ओबीसी में होता है कैटेगराइजेशन। हाँ, आप देखिए ना, इसमें क्या होता है ना इन मुद्दों पे ज्यादातर कि जो मान लीजिए एससीज में ही आप देखेंगे तो उसमें आप हर स्टेट का डेटा निकालिए और अब देखिए कि एससीज में कहीं कहीं 25 जातियां, कहीं 30 जातियां, कहीं 40 जातियां, हर स्टेट्स में अलग अलग जातियां आती है एससीज में। उसमें आप देखेंगे जो उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो टॉप की 3-4 जातियों को मिलता है, बिल्कुल, और जो उसमें बॉटम 20-30 जातियां होती हैं वो वैसे ही रह जाती है। तो 30 साल पहले भी वैसे ही थी, आप जातियां उठा के देख लेना, आप जो सबसे पिछड़ी जातियां हैं, आप मुसहर जाति की स्थिति देख लें, 30 साल पहले भी वैसी स्थिति थी, आज भी थोड़ी बहुत होगी चीज, थोड़ी बहुत वही स्थिति है मोटा मोटी। तो रिजर्वेशन का फायदा उन्हें क्यों नहीं मिला? वही चीज है, जैसे कहा जाता है कि एक परिवार को रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, उसके पिताजी नौकरी, वो भी सेकेंडरी है, मैं वो तो सेकंड मानता हूं मैं, उसको हटा दीजिए अभी किसी को क्रीमी लेयर वाला सेकंड क्वेश्चन है। लेकिन जो कैटेगराइजेशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप जनरली ये बोलना चाह रहे हैं ना कि सबको इक्वल बेनिफिट्स मिले, इसलिए आपने ओबीसी और एससी अलग अलग बनाया, एसटी आपने अलग बनाया, नहीं तो फिर आप ओबीसी एससी को भी एक साथ कर दीजिए। बिल्कुल, आपने इसलिए बनाया ना क्योंकि दोनों के अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में अंतर है, तो एससी में भी अंतर है ना, एससी में भी जो टॉप की जातियां हैं और जो उसमें सबसे बॉटम की जातियां, उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत अंतर है। उनको तब तक वो नहीं उठ पाएंगे जब तक कैटेगराइजेशन नहीं होंगे।
हम्म, तो आप उसमें किसी का हक तो नहीं मार रहे, हम्म, वो टोटल परसेंटेज तो वही रह रहा है। आप हम्म, बोल रहे हैं कि जो पिछड़ी, अब लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि जो ऑलरेडी संपन्न जातियां है वही हाँ, सबसे ज्यादा वोकल भी होती है। बिल्कुल। तो अब ये जैसे इस प्रकार के जजमेंट आते हैं तो सबसे ज्यादा विरोध उसका कौन करता है जो सबसे वही ज्यादा लोग वोकल होता कहते है। हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रीमी लेयर को भी ऐड किया जाए, ताकि जिनकी इनकम अच्छी हो गई, जिनकी फैमिली कंडीशन अच्छी हो गई है, उन्हें इसका रिजर्वेशन का मिलेगा, बट उतना नहीं मिलेगा। बहुत बट ऑब्वियस इसके है। विरोध में देखा हमने कि पूरा भारत बंद का ऐलान किया गया। जबकि आप देखिए, इनफैक्ट मान लीजिए कोई एक व्यक्ति क्रीमी लेयर के कारण उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उसके बदले किसको मिलेगा? जो इसे उसी नहीं वर्ग मिला के है, वैसे जिसे नहीं व्यक्ति मिला है। को जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी। लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाए सर। एनहेंस जो नेता, हमने पॉलिटिशियंस को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं बिल्कुल, उसके क्योंकि लिए। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे सर, बकायदा। तो वो जो नैरेटिव गढ़ते हैं, तो हम्म, बेचारे वैसे ही लोग उस भीड़ में जाके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होने वाला है उससे। कि राजनीति के आड़ में बहुत कुछ गलत भी हो जा रहा है सर, कहा जाए तो। होता है। जातिगत जनगणना के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? बतौर आप भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी लगातार इसे मुकरती रही है, और नहीं, अपोजिशन का मुकरती नहीं बार रही बार है। मांग करती है कि जातिगत जनगणना हो। नहीं, पार्टी मुकरती नहीं रही है इनफैक्ट। बिल्कुल। मेरा व्यक्तिगत मत इस पे ये है। उनके तरफ से दलील दी जाती है कि कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना आंकड़े करने से कहीं ना कहीं जो मतभेद होगा समुदाय के बीच में। नहीं, मेरा इस पे व्यक्तिगत राय ये है हम्म, कि जातिगत जनगणना कराना नहीं कराना ये अपने आप में क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। हम्म, आप उसको करा के करना क्या चाहते हैं वो क्वेश्चन हो रोड सकता है। मैप होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने जातिगत जनगणना करा ली, हम्म, आप एक सर्टेन ए जाति से आते हैं तो आपकी आबादी 5% है, मैं बी जाति से आता हूं, मेरी 10% है। तो अब इससे क्या हुआ? तो क्या हुआ? अब इसके लिए मैंने 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बिल्कुल, अब बिल्कुल। हुआ क्या इससे? सो हेंस, अगर ये जातिगत जनगणना कराने के बाद मैं जो भी जाति विशेष है उनके लिए कुछ ऐसे पॉलिसीज बना पाऊं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्कीम्स ला पाऊं जिनसे उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में कोई बदलाव आए 5 साल 10 साल में, तब तो उसका मतलब है। लेकिन अगर सिर्फ हमने ये करके और फिर सब सोशल मीडिया पे अपनी अपनी जाति का स्ट्रेंथ बता रहे हैं, अरे हम लोग तो 5% है, हम 7% है, हम 2% जैसे है, बिहार में हुआ था सर। एग्जैक्टली। अब उसमें कोई बोल रहा है कि हम 15% है, कोई बोल रहा है कोई बात नहीं हम 2% है लेकिन हम ज्यादा दिखा देंगे हम तुम्हें। ये चल रहा है। बिल्कुल। इसके लिए 500 करोड़ रुपए नहीं खर्च किया ना हमने यार, कि बस आप अपनी क्या करेंगे हम संख्या जान के, बिल्कुल क्या कर लेंगे? किसी से कोई मतलब नहीं है इसका। उसके बाद कोई भी एक ऐसी पॉलिसी आई किसी भी एक जाति वर्ग के लिए जिसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया उनके पॉपुलेशन देख के कि अच्छा इनकी पॉपुलेशन इतनी है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में ये है, तो इनके लिए पॉलिसी लाई गई है, ये स्कीम बना, एक बता दीजिए हमें। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटेंशन ही वो नहीं था। सिर्फ कल वोट बैंक की राजनीति वोट की जा रही बैंक है स्पेसिफिकली उसमें एक पार्टी आरजेडी जिसको ये करना था, क्योंकि आरजेडी को दिखाना था कि हमारी जाति सबसे ज्यादा है, तो चीफ मिनिस्टर का हकदार हमें होना चाहिए। हमें होना तो उसको करने के लिए उसने ये पूरा सॉन्ग रचा और उसने अंततः ये साबित कर दिया कि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो चीफ मिनिस्टर हमारा बेटा बनेगा। बिल्कुल, बट अभी तक हुआ कुछ नहीं जातिगत जनगणना वो नहीं होना था, विकसित करने वो के। पहले भी नहीं होना था, वो पहले भी नहीं होना था। एक और देश में बड़ा मुद्दा है सर, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको हाल ही में मोदी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी भी दे दिया गया है। आपसे पता ये पास भी हो जाएगा तो कानून भी बन जाएगा। ये होना चाहिए। कई बिल्कुल होना पार्टी चाहिए। हैं जिनका कहना था कि इससे हमारी जो पार्टी है उसका अस्तित्व मिट जाएगा। नहीं, क्यों मिटेगा अस्तित्व? जैसे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो किसी एक मुद्दे पर है, किसी एक थॉट प्रोसेस पर है, एक विचारधारा पर है, एक क्षेत्र के इसके लिए है, क्यों मिटेगा? अभी लोकसभा विधानसभा के चुनाव अलग अलग हो रहे हैं, तब भी तो लोग वोट डालते हैं ना। जैसे लोकसभा में किसी ने डाला है भाजपा को और विधानसभा में कोई डाल रहा है कांग्रेस को, ये होता है कि नहीं? बिल्कुल सेम ही सीट पे हो रहा है, सेम परिवार में हो रहा है, सेम व्यक्ति कर रहा है, तो उस समय भी क्यों वो ये चेंज क्यों होगा? जैसे अभी 6 महीने बाद ही अगर, या 3 महीने बाद, या 2 महीने बाद उड़ीसा में ही आप देखिए एक साथ हुए चुनाव, है ना? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप वोट्स की संख्या निकाल के देख लीजिए। अगर ऐसा होता तब तो वोट्स की संख्या किसी एक लोकसभा में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए विधानसभा के बराबर। बिल्कुल अंतर है ना। तो वो एक कंजेक्चर हो सकता है, डर हो सकता है उसके लिए, ठीक है आपस में। बट ये दलील दिया जाता है सर कि राज्य केंद्र सरकार के पास उनके पास मुद्दा होगा। जैसे वो कहा जाता है कि सेंट्रल का एक अलग मुद्दा होता है वोट करने का, और राज्य का एक अलग मुद्दा होता है। मशीन्स भी अलग अलग होगी ना, कैंडिडेट भी अलग अलग होंगे, ईवीएम भी अलग अलग होंगे, तो एक बार लोकसभा का बटन दबेगा, एक बार विधानसभा का बटन दबेगा। बिल्कुल, इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर शायद संभवतः अगर ये लागू होता है,
अगर ये लागू हो जाता है, कानून बन जाता है, तो संभवतः 2029 का लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों का विधानसभा चुनाव संभवतः एक साथ होंगे अगर ये कानून बनता वो है जब भी हो, वो टाइमलाइन इंपॉर्टेंट नहीं, प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो वो आज हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, 5 साल बाद हो जाए, बट समझना ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शंस के कारण पूरे देश में आप इकोनॉमिक डेटा वाइज देखेंगे करीब करीब, तो पूरे देश में 10%, 20% हिस्सा हर समय इकोनॉमिकली स्टैग्नेट कर जाता है, रुक जाता है, क्योंकि वहां इलेक्शन है। बिल्कुल, कई सरकार बदल जाती है, पॉलिसी बदल जाती नहीं, है। आचार संहिता ही देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल। अभी जैसे आचार संहिता यहाँ भी लगेगी अभी अक्टूबर में। आचार संहिता लगने के पहले ही ब्यूरोक्रेसी 2 महीना पहले से बैठ जाती है कि नहीं अब तो आचार संहिता लगने वाला, कोई नया काम नहीं होगा। तो 3-4 महीने कोई काम नहीं होता है, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स, कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, कोई प्रोग्रेस नहीं होता है। अब एक स्टेट में से 4-4 महीने आप देखिए, तो अभी इस साल का ही सिर्फ आप देख लीजिए, पूरे देश में तो एक बार हुआ, मान लिया हमने, लेकिन हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, झारखंड में अब ये 4-4 महीने के लिए क्यों इफेक्ट हुए? बिल्कुल हो ही रहे हैं। उसी समय अगर हो जाता तो ये 4-4 महीने तो इकोनॉमिक कुछ तो ग्रोथ होता ना हमारा। तो मेरे ख्याल से बहुत कॉमन सेंसिकली देश के भविष्य के लिए, ग्रोथ के लिए, सबको ये सब पॉलिटिक्स ऊपर उठ के देखना चाहिए कि सबको फायदा होगा इस चीज से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पैसे खर्च होती है वो भी हमें बचेगी, कहीं ना कहीं जो जनता के टैक्सेस के पैसे हैं वो भी बचेगी। एक हमारे व्यूवर्स ने जो कमेंट किए थे जयराम महतो को लेकर के, शायद आप झारखंड से आते होंगे, उनके तो बारे में सुना ही होगा सर, काफी अग्रेशन भाषण होता है उनका और काफी अग्रेशन स्पीच देते हैं, और उन्होंने जो कुछ भी करते हैं लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं, सुनते भी हैं। कैसे लगते हैं सर आपको व्यक्तिगत तौर पर, या फिर अभी उन्होंने हाल ही में एक पार्टी बनाई अपनी जेल के, हम अपनी प्रत्याशियों की सीट भी अनाउंस कर दी है कुछ 6 सीटों पर, कैसे लगते हैं? नहीं, कोई भी युवा राजनीति में, मैं एकदम कैटेगोरिकली बोलता हूँ, कोई भी युवा राजनीति में बहुत अच्छी बात, स्वागत। जब तक नए लोग, युवा, पढ़े लिखे, सामर्थ्यवान लोग नहीं आएंगे राजनीति में, हम आप सिर्फ और सिर्फ बैठ के राजनीति को गाली देते रहेंगे तो नहीं सुधरेगा। बिल्कुल। तो कोई भी आए व्यक्ति राजनीति में, स्वागत है, और उनका भी इसीलिए स्वागत है। दूसरी चीज, जब आप राजनीति में आते हैं और विपक्ष में होते हैं तो मेरे ख्याल से इवैल्यूएशन सही नहीं हो पाता है, क्योंकि जब आप विपक्ष में होते हैं या नथिंग टू लूज वाले स्टेटस में होते हैं तो आप हर चीज में अच्छा बोल पाते हैं। बिल्कुल, जब सरकार में आते हैं तो हर चीज का विरोध कर पाते हैं, जो ऑब्वियस चीज है उसका विरोध कर पाते हैं, आप अग्रेसिव हो सकते हैं, जितना अग्रेशन दिखाना आप दिखा सकते हैं। मैं इवैल्यूएशन तब सही मानता हूं जब वो व्यक्ति किसी एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आए और कुछ करके दिखाए। तो कम्युनिस्टों का पूरा इतिहास देखिए, उन्होंने पूरे विश्व में हर चीज का विरोध किया, लेकिन जब जहां जहां उन्हें सत्ता मिली वो कहीं सत्ता नहीं चला पाए। तो विरोध करना और काम करना, ये दोनों स्किल सेट अलग अलग है। तो मैं गलत भी नहीं बोलूंगा, मैं अभी तक अपना जजमेंट रिजर्व रखूंगा। इनफैक्ट मैं ऑप्टिमिस्टिकली बोलना चाहूंगा कि मुझे अच्छा लगेगा अगर वो आके सरकार की तरफ या एक विधायक के तौर पे या जनप्रतिनिधि के तौर पे कोई अच्छी चीजें कर पाए और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर पाए। लेकिन मैं तब तक वेट करूंगा जजमेंट पास करने का। अच्छा, एक व्यूअर्स ने हमें कमेंट किया मैनिफेस्टो को लेकर के कि हर पार्टी की तरफ से चुनावी घोषणा किया जाता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इतनी नौकरी दूंगा, बट 5 साल बीत जाते हैं और कोई काम नहीं होता है। उन्होंने बाकायदा हमें ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कानून बनाना चाहिए, फिर इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर सोचने की जरूरत है कि जब पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, इतने सारे काम करेंगे, बट नहीं होता है तो उससे उस पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। बाकायदा हमें व्यूअर्स ने भी नहीं, अच्छा, ये सजेशन अच्छा, लेकिन मतलब इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है। बट हाँ, इसमें इनफैक्ट हम लोग भी अक्सर चर्चा करते हैं और मेरा भी इसमें मत है कि जो मैनिफेस्टो आते हैं पार्टी के, उस पर कुछ तो कंट्रोल डालना चाहिए इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कई बार आप मैनिफेस्टो में देखेंगे जो जितने वादे किए गए उनका आप इकोनॉमिक कॉस्ट जोड़ेंगे तो बजट का 5 गुना है स्टेट का। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो उसमें कम से कम ना एक ये सिंपल क्लॉजेस होने चाहिए कि जब भी आप मैनिफेस्टो बनाएं तो उसका अप्रोक्सीमेट आप हर स्कीम का, हर इनिशिएटिव का कॉस्ट बताएं, और फिर आप बजट के अगेंस्ट प्रबंधन कैसे करेंगे। हाँ, तो बजट के अगेंस्ट आप दिखाएं, आपका बजट मान लीजिए झारखंड का 1 लाख करोड़ का है, 5 साल का हमारा सालाना बजट, तो उसके अगेंस्ट आप वो 1 लाख करोड़ का बनाए। मान लीजिए आप 1,20,000 करोड़ का आप दिखा रहे हैं, तो आप ये भी बताएं कि 20,000 एक्स्ट्रा कहां से आप जनरेट करेंगे। तो वो प्लान कम से कम इतना भी करने से ना, मेरे ख्याल से जो इतना एग्जॉर्बिटेंट वाला होता है ना, जैसे उसमें भी थोड़ा बहुत फिर भी चलेगा, लेकिन फिर भी एक स्तर आएगा मेरे ख्याल से। जैसे अभी अगर 5 लाख नौकरियों की बात करते हैं, तो जब 5 लाख नौकरियों के अगेंस्ट
उनको बताना होता कि एवरेज सैलरी इतनी देनी होगी, राइट, तो इसका इतना बर्डन आएगा कॉस्ट पे, तो एनुअल इतना बजट पे हमारा कॉस्ट आएगा, तो शायद वो 5 लाख नहीं करते, फिर उसको थोड़ा सा कम करके 2 लाख बोलते शायद, या लाख बोलते शायद, क्योंकि उनको उसके अंदर एडजस्ट करना होता। बट सर झारखंड में करीब 3 लाख कुछ हजार आसपास नियुक्तियां खाली है सर। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो तो खैर एकदम ही गलत जो हो रहा है, वो तो एकदम ही गलत हो रहा है, उसपे तो कोई दो मत है ही नहीं। और अभी तक चूंकि ये सिस्टम नहीं है इलेक्शन कमीशन का, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा था, अब ये सिस्टम नहीं है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि जो वो वादे कर रही है उसमें थोड़ा तो सब्सटेंस होना चाहिए, या कम से कम इम्प्लीमेंट करने का थोड़ा तो इंटेंशन होना चाहिए। जस्ट बिकॉज हम विपक्ष में हैं तो कुछ भी बोल के निकल गए कि सरकार में आएंगे तो दुनिया बदल देंगे, बिल्कुल, कि बोलने से अगर आ गए तो फिर देखा जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो और इसमें फिर मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा रोल वोटर्स की है, बिल्कुल, कि हम उसके कि वोटर्स को अब देखना चाहिए कि इसने बोल तो दिया था और हमने इसके कारण इसको मौका भी दे दिया, लेकिन इसके इंटेंशन सही नहीं दिखे, और 5 साल मौके के